गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे सवाल के साथ। ही मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम सवाल के साथ करते हैं आगाज। एक फिर उनसे होगा, एक मुझसे होगा। आज सिर्फ आपसे। ओके करें। Are we redefining ourselves whenever it's required? क्या हम अपने आप को दोबारा से क्या कहें, रीडिफाइनिंग कर दूंगा? रीडिफाइन ही कर रहे होते हैं कि आप अपनी स्किल्स को क्या आप क्या बोलेंगे? रीडिफाइन को वाकई रीडिफाइन की उर्दू बताएं, ठीक है? हम आपको कॉन्टेक्स्ट समझाते हैं। लोग कहेंगे आपको क्यों नहीं पता? नहीं, हम आपसे भी सीखते हैं ना। वैसे को हमारे लिए हम कहते हैं हर दिन हमारे लिए लर्निंग का होता है। सो आप जरा जरूर बताएं कि रीडिफाइन को आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा उसका कॉन्टेक्स्ट बताएं। जिस तरह से शुएब देखिए, हमने जब एक चीज़ ज़िंदगी में सीख ली ना, बस हम उसके पीछे लगे रहते हैं और हम कहते हैं कि हमने उसको कभी भी छोड़ना नहीं है। जो चीज़ अडेप्ट कर लिया ना, बस वही है। लेकिन अब जिस तरह से दौर बदल रहा है, इस दौर के तकाजे बदल रहे हैं, हमारी डिमांड्स डिफरेंट हो गई हैं, जॉब रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो गई हैं। बट हम कहते हैं नहीं, जो हमारे पास स्किल सेट है ना, हमें उसी की बुनियाद पे जॉब भी मिलती रहे। लेकिन जो जॉब मार्केट है वो ये कहती है कि नहीं, आपको अपनी स्किल सेट को जो इस वक्त ग्लोबल लेवल पे चल रही होती है, आपको उस लिहाज से उसको रीडिफाइन करना है। एब्सोल्युटली, ऐसे तो करना चाहिए। अच्छा, इसमें सभी ने एक बात और हो रही थी ना कि नो नीड टू री इन्वेंट द व्हील। हम जो अक्सर जुमला सुन रहे थे कि जो चीज़ें चल रही है ना बड़ी स्मूथली, बस चलाओ, उसमें क्या मसला है। आई थिंक वी शुड डिसएग्री विद दिस नाउ कि इट्स टाइम टू री इन्वेंट द व्हील, इट्स टाइम टू रीडिफाइन योरसेल्फ। मे बी री इन्वेंट द व्हील वाली बात से गलत हो जाए, बिकॉज ठीक है, पहिया ईजाद हो गया, दैट्स फाइन। लेकिन हाँ, रीडिफाइनिंग के पर्सपेक्टिव से इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सभी ने आपने भी कहा कि वक्त बदल रहा होता है, तकाजे बदल रहे होते हैं, जॉब मार्केट बदल रही होती है। आपको अपने आप को रीडिफाइन करना होता है, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होता है, आपको अपना एक नया स्किल सेट लेकर आना होता है, क्या स्किल सेट को पॉलिश करना होता है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप इस दौर में बहुत पीछे रह जाएंगे। हाँ, अगर आप पीछे रहना चाहते हैं तो डोंट रीडिफाइन योरसेल्फ। आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी सोसाइटी एंड कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो फिर आपको रीडिफाइन करना पड़ेगा, हमें बताएं, और कंटिन्यूअसली रीडिफाइन करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, आपको ट्रेंड्स को फॉलो करना होगा, आपको ट्रेनिंग्स लेनी होगी, आपको डिफरेंट कोर्सेज लेने होंगे, आपको डिफरेंट रिसर्च करनी होगी। जितना एक्सपोजर आप चाहें, आपको वो एक्सपोजर लेना होगा। और अगर आप वो नहीं ले रहे तो आप पीछे रह जाएंगे और दुनिया आपसे बहुत आगे निकल जाएगी। आज आपने हमें बताना है, क्या आप अपने आप को रीडिफाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं। और अगर शुएब, हमसे कहते हैं कि शो का मकसद ये होता है कि बस एक किसी शख्स ने भी कर लिया, एक किसी को समझ लिया, हमारा मकसद पूरा हो जाता है जी। तो आज हम यही करने की कोशिश करेंगे। ऐसे बहुत से सेगमेंट्स हम लेकर आए हैं, बहुत से मेहमान साथ मौजूद होंगे। आपने अपने डोमेन में किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उनसे कराएंगे आपकी मुलाकात। कुछ सवाल आपके होंगे, कुछ सवाल हमारे होंगे। तो रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और स्किन इश्यूज जो कि सबको ही फेस करने पड़ रहे होते हैं। अच्छा शुएब, एक वैसे लोग अक्सर बात कर रहे होते हैं और वो ये कहते हैं कि अपने चेहरे पे कुछ ना लगाएं आप, और स्किन को बस अगर, बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको एक्नी भी होती है, देयर लाइक दाने ही निकले में खुद ठीक हो जाएंगे। और अक्सर हम सुन होते हैं जवानी के दाने निकले में ठीक हो जाएंगे। और वही जब वो ट्रीट नहीं किए जा रहे होते तो हम देख रहे होते हैं कि जब थोड़े थोड़े ठीक होते हैं, टाइम के साथ जब हम देखते हैं तो वो खड्डे बनाए हुए होते हैं। समटाइम्स स्कार्स इतने ज्यादा होते हैं। अगर आप मतलब डिपेंड ऑन द स्किन टाइप, आई एम श्योर। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि आपके एक्नीज आते हैं, वो चले जाते हैं, नहीं निशान पड़ते। बट समटाइम्स होता है कि आप या तो छेड़ते हैं उनको, या कोई गड़बड़ हो जाती है, या समटाइम्स आप कोई प्रोडक्ट लगा रहे हैं। जनरली भी अगर आपके सिस्टिक एक्नी है तो वो आपको स्कार छोड़ के जाती है। हमें तो भुगत चुके हैं ना एक्नी। चलिए वो एक अच्छी बात है। लेकिन नहीं, मैं वो बात करती कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि ना छेड़ें स्किन को। मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि स्किन नेचुरली आपकी कैसे ट्रीट हो सकती है, कैसे परफेक्ट रह या अच्छी रह सकती है। जबकि आपके एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो वहाँ पर पोल्यूशन है, आप जो खाना खा रहे हैं वो ऑर्गेनिक नहीं है, आप उसकी बात करते हैं, आप ओवरऑल डाइट, लाइफस्टाइल। तो फिर जब वो नेचुरल नहीं है तो आपकी स्किन नेचुरली कैसे ठीक हो जाए। तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको उसका ख्याल रखना पड़ता है, उसकी एक रूटीन सेट करनी पड़ती है। अगेन बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े करके आपको अपनी स्किन की एक रूटीन, एक हेल्दी स्किन जो है उसको मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो मैं सवाल रख लेते हैं आप बात करें। हाँ, कि
क्या वाकई ट्रीटेबल होता है? नहीं होता? मेरे तो सवाल मुझे ऐसा रहता है ना, दोबारा शुरू करूं वो वाला? एक सवाल आपसे, एक सवाल आपसे। अच्छा, व्हाट डू यू डू? मैं इधर शुएब का गूगल हुई है इस शो का। नहीं, मैं सवाल कर रहा हूं, व्हाट डू यू डू जब आपको एक्ने होता है? तो आप क्या करती हैं? एक तो आप परेशान होती हैं। मैं परेशान होती हूं और ये सबको पता है। ये सबको पता है। सबीन का स्क्रीन पे नजर आता है कि सबीन बहुत अपसेट हो जाती है। मैं बड़ी हुस्न परस्त बंदी हूं, मैं तो मुंह पे कहती हूं मेरा बड़ा मसला है ये। एक एक्ने जो है ना सबीन को इतना तंग मेरे मुंह पे इतना सा एक दाना, मैं तो परेशान होके पागल हो जाती, मुझे 3 दिन नींद नहीं आती कि पता नहीं मुझे क्या हो गया। अच्छा, लेकिन अच्छी चीज ये होती है, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, मैं सेल्फ मेडिकेशन पे नहीं जाती। हाँ, बहुत सारी अपनी स्किन के साथ पंगे मैंने लिए हैं और वो बहुत खराब भी उसने की है। अच्छा, स्किन के साथ भी पंगे लिए हुए हैं? भी मैंने पंगे लिए हुए। बट अगेन बैक टू द टॉपिक। टॉपिक आज का ये है कि अगर आपको स्कार्स हो जाते हैं तो आपने क्या करना है? Any kind of स्कार्स की बात नहीं करें, जवानी के स्कार्स की बात भी हो रही है यहाँ पे, वो सब समझ लो कि हम क्या बात करें। वो जो बाजुओं पे होते थे ना, ऐसे। अच्छा, वो आपका दौर था, अब जेन जी वाले चक्कर में कोई ये नहीं है। आपके दौर की भी, आपके दौर से शुरू होके वो लेगेसी लेके मेरा दौर जो है वो चल रहा था। अब जो दौर है उसमें ऐसा नहीं होता। जेन जी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द स्किन, वो नहीं ऐसे को निशान सही। तो जितने भी स्कार्स हैं उनको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, इस सवाल से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आमना उस्मान ने भी ज्वाइन किया है, वसी तजुर्बा है इनका माशाल्लाह, बोर्ड सर्टिफाइड एस्थेटिक फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम शोएब, हाउ आर यू डूइंग? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। होप यू आर फीलिंग बेटर नाउ। मच बेटर नाउ। आपके पास जो भी जाता है वो फीलिंग बेटर हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने बड़ा आपको इस अच्छा, वो पहली डॉक्टर है जो कह रही होती है नहीं फर्क पड़ जाएगा, वरना एक स्पेसिफिक दवाई है ना एक्ने के लिए, उसके बगैर डॉक्टर कहते हैं काम खराब है, कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, एक्चुअली क्या है कि एक्नी हो या कोई भी और इशू हो, आई थिंक यू शुड, वो कहते हैं चिड़िया को तोप से मारने की जरूरत नहीं है। यू कैन स्टार्ट विद यू नो अ लिटिल बिट ऑफ मेडिकेशन। इफ इट डजंट वर्क तो जितनी भी दवाइयाँ इजाद हुई तो इंसान की फ़ायदे के लिए हुई हैं, लेकिन यू कैन स्टार्ट विद अ लिटिल वन एंड देन इफ इट डजंट वर्क यू कैन गो हायर एंड हायर। तो इस तरह है, तो इनके मसाइल छोटे होते हैं, इतने ज्यादा टेंशन बड़ी होती है ना। मुझे सब यही कह रहे होते हैं कि टेंशन, लेकिन आई डोंट नो, वही वाली बात जो मैंने शुरू में की थी। आप काउंसलिंग भी करती हैं? वो मसला है। नहीं, काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, शी इज डूइंग ग्रेट अदरवाइज माशाल्लाह। हम सिर्फ इलाज करते हैं, खुद हो जाता है, जब वो ठीक होता है तो वो खुद ही ठीक हो जाता है। हाँ ना, तो वो टेंशन खत्म हो जाती है सारी। लेट्स स्टार्ट विद द एक्ने स्कार्स। ठीक है। क्या वाकई अगर एक्ने आया तो स्कार छोड़ेगा ही छोड़ेगा? ओके, देयर टाइप ऑफ एक्नी। कुछ एक्नी बिल्कुल माइल्ड सी होती है, कुछ स्किन टाइप ऐसी होती है जिन पे स्कारिंग कम होती है। पता है, कुछ स्किन टाइप्स ऐसी हैं हल्का फुल्का एक्नी भी आ जाए तो स्कार छोड़ता है। ठीक है। स्कार्स के अंदर बहुत सारी टाइप्स हैं। आपको PIE हो सकता है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी एरिथीमा, यानी आपको दाना निकला उसके बाद एक गुलाबी किस्म का निशान रह गया, दैट रिजेंबल्स अ लिटिल बिट ऑफ एक्नी आल्सो, लेकिन वो निशान होता है। ठीक है, एक्नी ठीक हो चुकी होती है। अनदर इज PIH, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन। जब आप बहुत छीलते हैं निशानों को, स्क्रैच करते हैं या कोई केमिकल करते हैं या कोई टोटका करते हैं, फिर जो काले रंग का निशान बनता है उसको PIH कहते हैं। और उसके बाद स्कार्स है खड्डे, जो पिटेड स्कार्स हैं, उसमें मुख्तलिफ टाइप्स हैं, आइस पिक है, बॉक्स स्कार है, रोलिंग स्कार है, लॉट ऑफ टाइप्स, यानी बारीक बारीक सुराख हैं और बड़े बड़े खड्डे हैं। तो ये सारे टाइप्स हैं एक्नी स्कार्स के। ठीक है। दे कैन बी ईजिली ट्रीटेड, लेकिन इसमें यह है कि एक्नी को निगलेक्ट ना करें, बिकॉज एक्नी इज वेयर द स्कार्स आर स्टार्टिंग टू बिल्ड। ठीक है। अगर आप एक्नी को ट्रीट नहीं कराते, जैसे आपने कहा कि बच्चों को जब 13-14 साल की उम्र में दाने निकलते हैं तो वालिदैन कहते हैं कि इसको ज़रूरत नहीं है ठीक कराने की, नेचुरली हील हो जाते हैं और ये जवानी दाने हैं। ठीक है, हैं तो जवानी दाने, लेकिन ठीक तो कराना पड़ेगा, वरना ये निशान रहने शुरू हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है कि आप इतने लकी हों कि आपके चेहरे पे निशान ना आए, लेकिन 80 to 85% बच्चों में निशान बन जाते हैं। हमने लड़कों को देखा है, लड़कियों से ज्यादा हमने लड़कों में देखा है कि वो खड्डे बने हुए होते हैं उनके, क्योंकि टाइम पे अटेंशन नहीं देते ना। वो पेरेंट्स समझते हैं कि ये खुद ही सेटल हो जाएगा, हमें भी बचपन में था, हमें भी होगा बचपन में, पर देन उस टाइम पे ये चीज़ें इतनी अहम नहीं कंसिडर की जाती थी। अभी बच्चा आपका उसी एज से बड़ा हो जाएगा, अभी वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया। 18-19 साल का होकर रिग्रेट करेगा कि मेरे मुंह पे निशान इतने पड़े हुए हैं, वो कहेगा कि अम्मा अब्बा ने वक्त पे इलाज नहीं कराया। ठीक है, यस, सो टेक योर चाइल्ड टू अ डॉक्टर इफ दे आर हैविंग अ प्रॉब्लम ऑन द स्किन, ताकि एक्ने तो खुद भी शायद ठीक हो जाए, लेकिन निशान का प्रॉब्लम ज्यादा है। दैट मींस के निशान को फिर ट्रीट कराना ही कराना है। अब दो चीजें होंगी, एक कि हम एक्नी हो तब भी ट्रीटमेंट प्लान ले लें, और स्कार हो गए तब भी। तो अब है कि अगर आपको जो एरिथीमा है, कुछ स्कार्स हैं जैसे एरिथीमा है, मल्टीपल की पिगमेंटेशन है, वो स्लाइटली ओवर टाइम खुद भी रिकवर हो जाती है, लेकिन हम उस
50-50 का वेट हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप डॉक्टर की हेल्प ले लेंगे तो वो इंश्योर कर देगा कि वो ठीक हो जाए। तो अभी आपने जिक्र किया था PIE, PIH, यस। सो PIE के लिए भी क्या लेजर ट्रीटमेंट लाजमी होता है? क्योंकि जो स्कार्स की बात करते हैं वो लोग लेजर ट्रीटमेंट्स को ज्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं, या फिर उसके अलावा भी कोई टॉपिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं जिससे जो PIE है और जो PIH है वो रिलेटिवली ईजियर टू ट्रीट है और वो आराम से मेडिकेशंस के साथ, टॉपिकल मेडिकेशंस के साथ भी ठीक हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें यह है कि अगर एक्ने आप टाइम पे ट्रीट करें, लेकिन अगर आपका PIE और PIH यानी काले निशान और सुर्ख निशान लंबे टाइम के लिए रह रहे हैं, फिर आप उनको लेजर्स की तरफ लेके जाते हैं ताकि ट्रीट हो जाए। लेकिन इसमें कुछ और भी मामला हैं, जैसे अब मेरे पास कोई पेशेंट आए और वो कहे कि मेरा 1 महीने के बाद शादी है, तो फिर हम क्रीम्स की तरफ नहीं जाएंगे बिकॉज दे आर वर्किंग स्लो, तो फिर हम लेजर्स को चूज करेंगे। सो डिपेंडिंग ऑन कि हाउ ईगर द पेशेंट इज, कि उसको क्या रिजल्ट चाहिए, उसकी सिचुएशन क्या है, तो फिर तो वो कितने अपसेट है। बिकॉज बहुत सारे ट्रीटमेंट जो है वो हम पेशेंट के स्ट्रेस को लेकर डील कर रहे होते हैं। क्यों? अगर पेशेंट स्ट्रेस में होगा उसको दाने बढ़ेंगे, अच्छा, ठीक है। वो इतना स्ट्रेस में है, उसको नींदें नहीं आ रही हैं और वो रो रहा है मेरे सामने बैठ के, डॉक्टर के सामने बैठ के, तो डेफिनेटली उसको फिर अग्रेसिव ट्रीटमेंट हमने करना है ताकि वो महीने 1.5 के अंदर ठीक हो जाए। बिकॉज देयर आर डिफरेंट पर्सनालिटीज बोर्न इन द वर्ल्ड, ठीक है। कोई लोग उसके साइड इफेक्ट्स भी तो फिर होते होंगे ना, जो एग्रेसिव ट्रीटमेंट्स की आप बात कर रही हैं। उसमें ये है कि बाय एग्रेसिव आई डोंट मीन एग्रेसिव ट्रीटमेंट, आई मीन एग्रेसिव प्रोटोकॉल, ठीक है, कि हम उसको क्विकली इम्प्रूव करें। और उसमें जो साइड इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं, मैं अपने हर फोरम पे कहती हूँ, इफ़ यू आर इन राइट हैंड and you're the right candidate and the treatment is right for you, there'll be no side effects. लेकिन अगर वही ट्रीटमेंट आप सुन के रॉन्ग हैंड में लैंड करते हैं या रॉन्ग ट्रीटमेंट में लैंड करते हैं तो फिर देयर कैन बी साइड इफेक्ट्स, कि फलाने को इससे फर्क पड़ गया तो चलो मैं भी ट्राई करूं, तो स्किन टाइप देखे एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसलिए यू ऑलवेज हैव टू कंसल्ट योरसेल्फ prior copying pasting the otherbody's treatment on your skin. ठीक है। या जो ट्रेंड चल रहा होता है आजकल जी, इसका ट्रेंड आ गया है, फ्रैक्शनल लेजर का है तो वही चले जा रहे हैं, वही कराई जा रहे हैं। अब स्किन टाइप 4 है, फ्रैक्शनल, अभी बल्कि आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कि वो PIH के ऊपर या पिगमेंटेशन के ऊपर फ्रैक्शनल लेजर, आई डोंट नो ये लोगों ने कहाँ से सुना है, ये कहाँ से पढ़ा है। इट इज़ अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन स्किन टाइप 4, जो कि प्रायर पिगमेंटेशन जिसके ऊपर हो ऑलरेडी, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पिटेड स्कार्स, अब पिटेड स्कार्स नहीं ठीक होना दवाइयों से, ठीक है, उसके लिए आपको लेजर्स में जाना ही पड़ना है। लेकिन जब आप वाइल इवन चूजिंग अ लेजर, चूज योर टेक्नीशियन ऑल्सो, चूज योर डॉक्टर ऑल्सो। उसकी वजह यह है कि ये जो लेजर्स हैं, इट्स नॉट अबाउट पार्किंग एंड इक्विपमेंट विद यू, ठीक है। इक्विपमेंट भी दुनिया में वैराइटीज़ के हैं, कुछ बहुत अच्छे काम करते हैं, कुछ की कैलिब्रेशंस इतनी अच्छी नहीं होती। सो जो वर्ल्ड स्टैंडर्डाइज QC कंट्रोल इक्विपमेंट्स होते हैं उन्हीं के ऊपर आप अपने ट्रीटमेंट्स कराइए। उसमें कुछ FDA अप्रूवल के FDA अप्रूवल्स भी आजकल इक्विपमेंट्स पे मौजूद हैं, लेकिन अपना जो ट्रीटिंग फिजिशियन है उसको बहुत वाइजली चूज़ करें, ठीक है। उसकी वजह यह है कि इन मशीनों को चलाना इज़ एज स्किल्ड एज जहाज़ को चलाना, ठीक है। अगर आप जो है ना मशीनों को ठीक नहीं ड्राइव कर सकते तो उस मशीन को फिर चाहे आप अमेरिका से इंपोर्ट कर लें, इट्स नॉट ऑफ एनी यूज़, ठीक है। अब मामला ये है कि आपको स्कार्स हैं लेकिन आपको पिगमेंटेशन भी है और आप कह रहे हैं कि आपको फ्रैक्शनल CO2 बड़ा ज़बरदस्त काम है, इट्स अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर यू, बिकॉज स्कार्स तो ठीक हो जाएंगे लेकिन हम नहीं चाहते कि आप लैंड कर जाएं एक और पिगमेंटेशन इशूज़ में, फिर आप अगले 9 महीने उसको डील करते रहेंगे, ठीक है। सो एक्ने पिटेड स्कार्स के लिए CO2 फ्रैक्शन इज़ अ वेरी गुड आइडिया, लेकिन फॉर सर्टन क्लाइंट्स एंड फॉर सर्टन इट्स अ वेरी बैड आइडिया, ठीक है। उसके बाद माइक्रोनीडलिंग आ जाती है। अब माइक्रोनीडलिंग जो है वो एक ट्रेंड चलता है, डर्मा रोलर, डर्मा पेन, आप वैसे शौकिया करना चाहें यू कैन डू इट एट योर होम, ठीक है। वो डिवाइसेस इजीली अवेलेबल हैं और जितना रैंडमली सैलून पे आपका ये ट्रीटमेंट होना है उतना आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन दे आर नॉट एनी गुड फॉर द प्रॉपर एक्ने स्कार्स, ठीक है। हल्का फुल्का 10-15% आपको रिजल्ट आ जाता है, लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट द होल सॉर्ट ऑफ रिजल्ट जो आपको वाकई में एक विजिबल डिफरेंस लगे, वो इनसे बहुत कम एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अब मामला ये है कि हमारा जो क्लाइंट्स है ना वो क्या करते हैं, पैकेजेस, मैडम वहाँ पे हमें 6 पैकेजेस मिल रहे थे तो हमने ख़रीद लिए, अब हमारा रिजल्ट नहीं आया या वो। उसमें ये होता है आपके पास एक बजट था, लेट्स से आपने डिसाइड किया कि 25,000 या 30,000 या 40,000 आपने एक्ने स्कार के लिए स्पेयर कर लिया, इसने जाना तो मशीनों से ही है, ठीक है। लेकिन अब वो 60,000 रुपये आप पैकेज की नज़र हो गए आपके, ठीक है, क्योंकि आपने वर्किंग नहीं की कि व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट इन योर बजट। आपने सारी वर्किंग की कि पैकेज कहाँ मिल रहा है और नंबर ऑफ सेशन कहाँ ज़्यादा है। हो सकता है कि आप उससे बेहतर ट्रीटमेंट करा पाते उस बजट में, लेकिन सिर्फ 2 ही सेशन में आपको रिजल्ट आ जाते हैं। अब क्या हुआ, पैसे भी गए, आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी आया, जो आप आए गए, एक डिसअपॉइंटमेंट भी और आपका ट्रस्ट भी उठ गया ट्रीटमेंट से। आपने कहा यार ये चीज़ें काम ही नहीं करती। ऐसा नहीं, ये चीज़ें काम नहीं करती, ऐसा है कि आपने अपने लिए खुद चूज गलत किया, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर वर्कअप करें कि आपके लिए ऑप्शन क्या क्या हैं, देखिए आप जब किसी एक
XYZ सेंटर पे होते हैं जिसके पास एक फैसिलिटी है, लेट्स से डर्मा पेन है या डर्मा रोलर है, दे कांट गाइड यू फॉर अनदर 5 और 30 ट्रीटमेंट्स अवेलेबल इन द मार्केट ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि उनका उसके लिए तजर्बा नहीं है, उनका उसके लिए, सो दे कैन ब्रिंग अप अट्रैक्ट यू विद द पैकेजेस कि 25 ट्रीटमेंट करा लें, तो भाई आपको जब 25 की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, व्हाई गोइंग फॉर 25 ट्रीटमेंट, जब आपका मसला 2 में हल होता है तो सेव योर टाइम, सेव योर मनी एंड गेट अ ग्रेटिफाइंग रिजल्ट इन फर्स्ट एंड सेकंड सेशन। सिंपल। फिर उसमें यह है कि माइक्रो नीडलिंग को आप फ्रैक्शनल्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं, केमिकल्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं, बट कीप इन माइंड केमिकल पील, फ्रैक्शनल्स, माइक्रो नीडलिंग, RF, इट्स नॉट अ वेरी ऐसे अनसेफ ट्रीटमेंट्स नहीं है, सॉरी अनसेफ ट्रीटमेंट्स हैं, सेफ नहीं है उतना, अगर आप राइट हैंड में हैं देयर सेफ, अगर आप नहीं हैं तो चीज़ें खराब हो जाएंगी, चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो फिर होता खराबी में क्या होता है कि आप स्कार्स का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, इधर आपको रिजल्ट ही नहीं आ रहा और आपका पिगमेंटेशन बनने शुरू हो गई है, ठीक है। अब केमिकल से जब आप एक्ने स्कार्स को ट्रीट करेंगे, पिगमेंटेशन बनने का 50% चांस है। स्कार्स ने तो 2 सेशन में ठीक हो जाना है या 3 में ठीक हो जाना है, लेकिन पिगमेंटेशन ने 9 महीने में ठीक होना है, ठीक है। फिर देन इट्स अनदर काइंड ऑफ न्यूसेंस, फिर आपको पिगमेंटेशन के लिए आप तजर्बे करेंगे। सो ऑलवेज चूज योर एस्थेटिक ट्रीटिंग फिजिशियन वेरी वाइजली, ठीक है। और आपने जब अपना ट्रीटमेंट चूज करना है ना, यू हैव टू चूज, ओके, पहले डिसाइड योर बजट, देन यू हैव टू चूज व्हाट इज बेस्ट प्रोटोकॉल इन योर बजट। बेस्ट प्रोटोकॉल आपका सैलून में नहीं बताया जाएगा, आपके किसी भी ब्यूटिशियन में नहीं बताया जाएगा, वो आपका डॉक्टर बताएगा। वो भी वो डॉक्टर जिसके पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हों कि भाई दिस इज अवेलेबल, नाउ दिस इज बेस्ट फॉर यू। अच्छा, अक्सर लोग ये होता है ना कि हमारा फलाना जानने वाला है तो इंजेक्ट ही करना है कुछ, तो वो अक्सर हम देख रहे होते फिलर्स होते, अंडर आई फिलर्स हैं या कुछ भी, तो वो मैंने अपने सामने खुद देखा है कि वो इतने ट्रेंड लोग नहीं होते जिनके पास कहते अच्छा वो ले लिया हमने, हम तो किसी से भी इंजेक्ट करवा लेंगे। लेकिन मुझे खौफ आ रहा था, मतलब मुझे ये बात इतनी सही है कि आप ब्यूटी ट्रीटमेंट करा रहे हैं एंड स्टिल यू आर वेरी केयरलेस अबाउट वेयर यू गोइंग टू। एग्जैक्टली, ठीक है, आप चाहते हैं आपकी स्किन बेहतर हो जाए और फिर आप कुछ भी लेके चेहरे पे लगाते रहते उसको बेहतर करने के लिए, काम खराब होगा, काम खराब तो काम खराब। डॉक्टर साहब ये तो हो गए एक्ने स्कार्स ना, अब थोड़ा दूसरे स्कार्स, जवानी स्कार्स जो कि अब जेन जी वाकई ये हाथ यूं करो जरा सभी, नहीं मेरे ये चूड़ियां नहीं होते, फैंसी कपड़े, वो जवानी स्कार इधर होते हैं और इधर कहीं होते हैं, उनका पैटर्न ही डिफरेंट होता है। हां, वो तो लाइन डिफरेंट होता है, लिटरली उसका पैटर्न डिफरेंट होता है। एक्चुअली होता क्या है कि बचपना होता है और नहीं पता होता कि क्या कर रहे हैं, और ये भी नहीं पता होता कि जो कर रहे हैं उसका नतीजा क्या होगा। फिर जब 20s में फॉल करते हैं तो फिर लगता है कि ये पता नहीं गलती हो गई हमसे। और और मैं ये भी बता दूं कि जो बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं या फोर्सेस में जाना चाहते हैं, उनका मेडिकल होता है और वो इस पे रिजेक्ट हो जाते हैं। लगता है फैसिनेशन होती है ये चीज़ें करने में, लेकिन ये बड़े होके आपको बड़ा एक बॉदरेशन रखता है और आपके कॉस्मेटिक अपीयरेंस में बॉदरेशन करता है, और फिर आपके बहुत सारे जहाँ पे आपने मेडिकल एग्जाम दे के जाना होता है वहाँ पे आपको रिजेक्शंस मिलती हैं। और हम बहुत सारे ऐसे बच्चे ट्रीट करते हैं जिनको ये निशान पड़े होते हैं बचपन में और वो रिग्रेट कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली एक तो पेरेंट्स मॉनिटर ज़रूर करें अपने बच्चों को कि वो किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, और फिर उस टाइम की नीड को समझें और अपने जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं और चीज़ें बच्चों को कौन से बच्चों का ख्याल ज़्यादा रखें। लेकिन अब वो स्कार आ गए हैं, हाँ हैं, अब बचपन से निकल आए हैं, जवानी में आ गए हैं, तो वो चाहते हैं कि मैं जिंदगी से मिटा दूं, और भी वो नाम लिख लेते हैं, फिर उस पे कीलॉइड बन जाता है और ये तो क्या करें। दे आर ऑल ट्रीटेबल, ठीक है, यू जस्ट हैव टू कंसल्ट। और आप पहुंचे क्लिनिक पे तो वो लेजर्स होते हैं, ऑब्वियसली मेडिसिन से तो नहीं जाते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ इंजेक्शंस, कुछ आपके फ्रैक्शनल लेजर्स, कुछ माइक्रो नीडलिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल ट्रीटमेंट्स कैन डील विद इट। कितने फीसद हट जाता है वो? डिपेंडिंग ऑन द सिवेरिटी ऑफ द स्कार, और उसमें ये जो माइल्ड से होते हैं वो एक आधे सेशन में ट्रीट हो जाते हैं, लेकिन जो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मुझे असल में आज टॉपिक का अंदाज़ा नहीं था, वरना मैं आपके लिए बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स की एक पूरी लेके आती स्लाइड, वो पता चल जाता कितना एग्जैक्टली। और जो बहुत ज़्यादा होते हैं उन पे नंबर ऑफ सेशंस, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट ज़्यादा दरकार होते हैं, लेकिन 80-90% ट्रीट हो जाते हैं। सो ऑल काइंड ऑफ स्कार्स जितने भी हैं, स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं, वो भी स्कार्स हैं। आपका एक्सीडेंट हुआ, ट्रॉमा हुआ, कुछ स्कार्स हाइपरट्रॉफिक होते हैं जो जिल्द से बाहर उभर के आ जाते हैं, और कुछ हाइपोट्रॉफिक होते हैं, जिल्द अंदर चली गई है, वॉल्यूम लॉस हो गए, हर तरह का स्कार ट्रीटेबल है। अच्छा, वो जो स्टिचेस लगते हैं उसके स्कार भी ट्रीटेबल है। आपको बचपन में कोई चोट, आमतौर पे बच्चों को ना ये आईब्रो में चोट जरूर लगी होती है, आई डोंट नो व्हाई दे फॉल ऑन दिस एरिया, हमारी भी है, मतलब लगी होती है, तो मैंने सबको ही देखा है,
उस तरह मुझे नजर आया कि वो लगी हुई है, बस बच्चों को लगी होती है आईब्रो में चोट, तो उसका स्कार रह जाता है, उसमें आप हल्का फुल्का हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, टैटू करा सकते हैं, लेजर्स करा सकते हैं। तो इफ़ इट्स हाइपोट्रोफिक स्कार जिसमें वॉल्यूम लॉस हो गया, इफ़ इट्स हाइपरट्रोफिक स्कार जिसमें वॉल्यूम गेन हो गया, इफ़ इट्स पिगमेंटेड स्कार्स, इफ़ इट पिटेड स्कार, इफ़ इट्स एनी काइंड ऑफ स्कार, स्टिच मार्क, हेयर ट्रांसप्लांट के स्कार्स होते हैं, जले के निशान, ऑपरेशन के स्कार्स होते हैं, आपके प्रेगनेंसी के स्ट्रेच स्कार्स होते हैं, देयर ऑल ट्रीटेबल। डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी के दौरान लेजर जो होते हैं स्कार्स के लिए हों, क्या वो रिकमेंडेड होते हैं? इज इट सेफ? डिपेंडिंग ऑन द लेजर, जनरली इट्स सेफर। ठीक है, आप लेट्स से स्कार्स की जो लेजर कर रहे हैं फ्रैक्शनल CO2, अगर आपने ऑब्वियसली हम एब्डोमेन पे नहीं कर रहे होते, स्कार्स आपके जनरली एब्डोमेन पे नहीं होते, आर्म्स पे हैं या फेस पे हैं, यू कैन डू इट, माइक्रोनीडलिंग RF है, लेकिन हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग मोर केयरफुल हम रेकमेंड ये करते हैं कि अगर कोई अर्जेंसी नहीं है तो फर्स्ट 3 मंथ्स जो है हम कोशिश करते हैं कि ना करें, अवॉइड करें, बिकॉज इफ देयर इज नो अर्जेंसी, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ अर्जेंसी तो फिर हम उसको टेकअप कर सकते हैं। यानी डाटा कहता है कि ये सेफ है, लेकिन जस्ट बीइंग बिकॉज यू नो रिसर्च इज गोइंग ऑन, हो सकता है कोई 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद कोई नई चीज़ें डिस्कवर हो, तो इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं दे वेरी प्रेशियस मंथ फॉर अ प्रेगनेंसी, उसमें वी स्टे मोर केयरफुल एंड वी अवॉइड एनी काइंड ऑफ इवन ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, और हम चाहते हैं कि 3-4 महीने गुजर जाएं फिर वी कैन स्टार्ट। एब्सोल्युटली, दैट मींस कि जी वो जो स्कार है वो जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि एनी काइंड ऑफ स्कार दैट्स ट्रीटेबल। सो अगर आप किसी भी स्कार से ज्यादा परेशान है ना कि जो आपका कॉन्फिडेंस शैटर कर रहा है, स्पेशली अदरवाइज आप कॉन्शियस हो रहे हो तो स्कार से, स्पेशली फेस पे अगर है तो इट्स ऑल ट्रीटेबल। अब तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं पाकिस्तान में माशाल्लाह के, इस्तेमाल भी हो रहे हैं, लोग उससे फायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन राइट टाइम पे, राइट हैंड में ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप गलत जगह जाएंगे तो वो भी खराब हो जाएगा, मजीद भी खराबी लेकर आप आएंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते रहिए हमारे साथ। यह है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में कहते हैं एक बार फिर से खुशामदीद। और अभी प्रोग्राम में हमें जिस शख्सियत ने ज्वाइन किया उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है माशाल्लाह। ही इज़ ए सीनियर टेनिस प्लेयर, खुद तो कई अरसे से माशाल्लाह खेल रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। नाम है इनका तलहा वहीद, और उनका जो कारनामा है वो ये है कि 1 मिनट में सबसे ज़्यादा कामयाब सर्विसेज जो कि 49 हैं वो इन्होंने करवाई हैं, जिसकी वजह से इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक इनका नाम पहुंच गया। अच्छा, इससे पहले जो ये एजाज़ था वो 2019 में जॉन पेरी ने अपने नाम किया था, जिन्होंने 1 मिनट में 42 कामयाब सर्विसेज कराई थी और ये रिकॉर्ड बनाया था, रिकॉर्ड ब्रेक किया है 2019 के बाद। अब 2025 में नवंबर 2024 में इन्होंने ये किया। ज़रा इसमें फिर एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद भी इनको फिर पता चल गया कि हमने ये। तो तलहा वहीद हमारे साथ आज मौजूद है, उनसे ज़रा उनकी जर्नी, उनकी ज़ुबानी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम तलहा, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो आपको। ऑब्वियसली ये एजाज़ पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ है, आपकी कामयाबी तो अपनी जगह पर है। कितना मुश्किल रहा? जी मैं बताता चलूँ कि मेरी पूरी फैमिली असल में टेनिस से मुंसलिक है। मैं और मेरे तीनों बेटे माशाल्लाह से नेशनल चैम्पियंस हैं अपनी अपनी एज कैटेगरीज में। और अबू बकर जोन से मेरे, वो तो खैर काफ़ी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट अभी जूनियर डेविस कप में भी करके आए हैं। तो हमारा टेनिस का एक पूरा रुझान है, तो टेनिस में कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता रहता हूँ। उसी सिलसिले में मैंने फिर गिनीज़ वर्ल्ड पर जाकर के उसको स्क्रॉल किया एक दिन, तो मैंने वहाँ देखा कि जॉन पेरी साहब हैं अमेरिकन, तो उनका रिकॉर्ड था 42 सर्व इन अ मिनट का। तो हमने फिर देन वी हैव डिसाइडेड कि हमने इसको ब्रेक करना है, तो उसके लिए फिर हमने तगोदो की और मैंने फिर 59 की 59 किए हैं। तो 1 मिनट के अंदर हमने 59 करके उसका रिकॉर्ड तोड़ा। और इसमें फिर एक पूरा टीम वर्क था, मेरे कोच थे महबूब वहीद साहब, मेरे भतीजे ने बड़ा हेल्प किया। कॉरेस्पॉन्डेंस की काफ़ी माइन्यूटली एक एक चीज़ को देखना पड़ता है, अगर उसमें कोई चीज़ भी रह जाए तो फिर वो मानी नहीं जाती। सर लेकिन आप ये देखें, तकरीबन 1 सेकंड में एक कामयाब सर्विस है, ऑलमोस्ट देखा जाता है 60 सेकंड में 59 कामयाब सर्विसेज। That's a lot actually। अच्छा, डिफरेंट कैटेगरीज जिस तरह होती हैं एज ब्रैकेट की जब हम बात करते हैं, तो आपने माशाल्लाह 35 प्लस में भी, 40 प्लस में भी, 45 प्लस डबल्स कैटेगरी में आपने नुमाया काम किया, कई कॉमी टाइटल्स दिए। मैं देख रहा था कि आपकी जो 40 प्लस डबल्स कैटेगरी है उसमें आपकी जो आलमी रैंकिंग है वो रही है 144 माशाल्लाह। और आप तो खुद बता भी रहे हैं कि पूरी फैमिली का फोकस टेनिस की तरफ है, बच्चों को भी आपने उस तरफ लगाया जा रहा है। जब वालिद साहब का एक कामयाब रहा हो करियर, तो बच्चे ऐसे लेगेसी को लेके चलते, चलना भी चाहिए। आई एम ग्लैड कि वो लेकर चल रहे हैं इसको। अबू बकर ज़्यादा अच्छा खेलता है? जी अबू बकर तो ऑफ कोर्स के उसका अभी हम उसके लिए काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। एंड वी आर, हमारा जो एस्पायर है कि हम उसको कहाँ पर देखें दुनिया में, वो ये है कि इंशाल्लाह उसको हम ग्रैंड स्लैम के ओलंपिक के लिए तैयार कर रहे हैं।
और अभी तक वो अंडर 12 में भी उन्होंने एशियन गोल्ड मेडलिस्ट है, जो कि पाकिस्तान 75 ईयर्स में पहली मरतबा हुआ कि एशियन गोल्ड मेडल को, तो उसका अच्छा नंबर है, हम कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर भी। रूटीन में से क्या होती है आपकी अपनी रूटीन क्या होती है? क्या सुबह से शाम तक टेनिस ही होता है? जी नहीं, मैं चूंकि एक फैमिली पूरी मैंने रन करनी होती है और बेसिकली MBA मार्केटिंग, ग्रेजुएशन मेरा गवर्नमेंट का लाहौर से और MBA मेरा पंजाब कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से। माशाल्लाह। तो अभी मैं बड़ा लकी रहा कि मैं गैस एंड ऑयल पाकिस्तान के साथ ब्रांड एम्बेसडर हूँ और जो हमारे चेयरमैन है खालिद रियाज साहब, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प करते हैं और उन्होंने मुझे अलाउ किया हुआ कि काम के वक्त काम और उसके बाद फिर आप यू कैन प्ले एज मच एज यू वांट। तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है मेरे लिए, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि क्रेडिट उनको जाता है। अगर आप अपने ऑफिस की तरफ से अगर आपको ज़्यादा टेंशन हो या आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा फिर आपकी तमाम की तमाम तवज्जो उधर लग जाती है। और मेरे जो हमारे जो डिपार्टमेंटल हेड हैं ज़हीर बेग साहब और जो मैडम है हमारी जो मैडम है वो साइमा खटक साहबा, ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से फिर हमें एक मेंटल पीस रहता है। अगर आप गिनीज़ पर जाकर देखें तो यूरोप और अमेरिकन ने और जितनी भी डेवलप कंट्री उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। वो इसीलिए बनाए उन पर फाइनेंशियल उन पर एक टेंशन नहीं होती, वो दे आर फ्री नेशन। तो हमारा चूँकि फाइनेंशियल बहुत सख्त बर्डन होता है, इसलिए हम लोग बहुत से ख्वाब अपने पूरे नहीं कर पा रहे होते। लेकिन इट्स गुड कि जब आपके पास एक अच्छी टीम हो, आपके अच्छे कोलीग्स हो, आपके अच्छा बॉस हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो आपको बकअप करते हैं कि आप आगे जाएं, आप कर सकते हैं। ये कल्चर भी तो, फाइनेंशियल चीज़ें तो अपनी जगह पे होती हैं सर, लेकिन ये कल्चर भी तो हमारी सोसाइटी में डेवलप होना है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जी, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की और मैं इस पर अपना ये अल्लाह ने शायद मुझसे ये काम इसलिए करवाया कि अब मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ और मैं कॉर्पोरेट सेक्टर को भी अपील करता हूँ। और मैं देखें सिर्फ हमारे जो थोड़ा सा पीछे रह जाने की वजह होती है कि हमें अनसर्टेनिटी होती है। अभी हमारे फनकार हैं, एक तो आप देखते हैं हमारे फनकार हैं, अदाकार हैं, मौसीकार हैं, अदीब है और बहुत सारी ऐसी शायर हैं, कवाल हैं। अच्छा, इन सब के साथ आप देखें इनका क्या मसला आता है, आगे चल के फाइनेंशियली स्टक हो जाते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर एक जो सिंगर है वो आतिफ असलम बने या अली ज़फ़र बने या इब्रार साहब बने, जवाद अहमद साहब बने, ये ज़रूरी नहीं। हर प्लेयर ज़रूरी नहीं कि वसीम अकरम साहब बने, शाहिद अफरीदी साहब बने, शोएब अख्तर। तो कुछ थर्ड और सेकंड टीयर्स के लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरा बड़ा एक आसान सा फार्मूला मैंने दिया है, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी बयान करता चलूँ और मैं ये बात आगे भी लेके जा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी इसमें कोई हमने उसमें साइंस नहीं रखी। सिर्फ हम अपने बैंक्स को ये थोड़ा सा कर दें। हमारे पास 41 बैंक हैं सर पाकिस्तान में, शेड्यूल बैंक चल रहे हैं। उनको सिर्फ आपने ये करना है कि आप अपना 1% कोटा इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो भी माशरे में लोग हैं, चाहे वो उनका ताल्लुक जिस मर्जी फ़नून लतीफ़ा से, स्पोर्ट्स से, जहाँ से भी है, उनके लिए आप 1% जॉब अपनी कर दें, आपको गवर्नमेंट का प्रेशर खत्म हो जाएगा। भाई आप प्राइवेट सेक्टर शुड स्टेप इन, प्रॉपर्ली स्टेप इन। पायलट प्रोजेक्ट इसके आप बैंक से स्टार्ट कर दें, आपके सारे मसले ये हल हो जाएंगे। ठीक है, जाहिर है किसी ना किसी को तो स्टेप इन करना पड़ेगा, बट आपकी तरफ से एक सजेशन है जो कि जाहिर है हमारे प्लेटफॉर्म के वैल्यूएबल सजेशन है। हाँ, वैल्यूएबल है और ये बड़ी क्रिस्प है ना मैम। इसमें वो ऐसा है ही नहीं कि आपने कोई इसमें कोई फार्मूलाज नहीं है, बिल्कुल मैं आपको क्रिस्प एंड वन लाइनर है। एग्जैक्टली, बट देन अगेन ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें जिनको देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बहुत सारे लेवल्स पे चीज़ें डिस्कशन में जाती हैं एंड देन ऑब्वियसली देखा जाता है कि वो इम्प्लीमेंटेशन फेज में जा सकती है नहीं जा सकती। ऐसा स्पोर्ट्स को जो है वो हमेशा लिंक किया जाता है एज के साथ। यंग है तो खेल सकते हैं एंड देन आहिस्ता आहिस्ता खुद भी इंसान शायद लोगों की बातें सुन सुन के हमारी सोसाइटी ने इतना दिमाग में डाल दिया होता है ना कि अब तो ये उम्र कौन सी रही है खेलने की। आपके मामले में तो थोड़ा उल्टा केस लग रहा है हमें। जी बिल्कुल, ये ना आपने बिल्कुल ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और ये काफ़ी, इसीलिए तो मेरा ज़्यादा इसलिए भी थोड़ा सा मेरा मुझे जो रिस्पांस आया है हमारी मीडिया की तरफ से वो इस कदर ज़बरदस्त है कि मैं समझता हूँ ये मेरी उम्मीद से मल्टीप्लाई बाय 1000 टाइम है, क्योंकि ये रिकॉर्ड बना 47 ईयर्स की एज में ना। तो मैं समझता हूँ एज इज़ अ नंबर। तो आपको ये भी मैं चाहूँगा, ये भी एक है कि आप उम्र के जिस मर्जी हिस्से में है, यू नेवर गिव अप, और आप कर सकते हैं। आपको अपनी कैपेसिटी का अंदाज़ा नहीं होता, किसी को भी नहीं होता। तो ये ऐसा आपने बचपन से खेल के साथ अपने आप को जोड़े रखा है, आप माशाल्लाह रहे हैं एक्टिव। अगर जनरल पॉपुलेशन की बात करें तो 47 साल की जो एज है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट कि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में है। मैंने कहा उम्र बता दी। नहीं, उम्र तो मैंने खुद बताई है, उम्र तो मेरी उस रिकॉर्ड के ऊपर लिखी हुई है। वो जरा रिकॉर्ड 47 इयर्स में बनाया, बट जोक्स अपार्ट, बिकॉज़ अक्सर होता है ना लोग कहते हैं हमारी उम्र रिवील नहीं करनी। नहीं, मर्द नहीं उम्र छुपाते। नहीं एक टाइम पर सैलरी छुपाते नहीं, लेकिन एक वक्त के बजा के ना फिर आप उम्र बताते हैं कि देखिए मैंने इस एज में कर दिया। यस, वापस से, क्योंकि जो मेरा बड़ा बेटा अली गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में इस वक्त अपना वो लिटरेचर में मास्टर्स कर रहा है, तो मेरे तो हम तो जी वो बड़ा हमारा सवाल वही का एज इज जस्ट अ नंबर। हां, लेकिन एज इज नॉट जस्ट अ नंबर ना, इन पाकिस्तान इट्स नॉट जस्ट अ नंबर, क्योंकि 47 साल की उम्र पाकिस्तान में वो जी मैं ये दवाई भी खाता हूं, मैं वो दवाई भी खाता हूं, मैं इस डॉक्टर के पास जाता हूं। 47 तो बहुत 40 साल में तो हम खुद कहते हैं हमारे वर्ड्स होते हैं लिटरली जो हम अपनी आम गुफ्तगू अपनी महफिल में अपने घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। 40 साल का बुड्ढा,
लिटरली ये होने में आपने खुद ही पता। चलिए ठीक है, कल आप भी सिर्फ सैलरी छुपाते हो, अलग बात। उम्र क्या छुपा रहे हैं, मैं तो ग्रेसफुली बताऊंगा। आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप बैठे रहते हैं, आप काम ही नहीं करते। आप देखें, आपने माशाल्लाह बचपन से रूटीन रखी ना, आप खेलते हैं, एक्टिव रहते हैं। आप भी तो वही चीजें खा रहे हैं जो यहाँ पे मिलती है। नहीं, हम बड़ा ये मैं कहने लगा कि नहीं, मेरे अबू चूंकि आर्मी से रिटायर्ड भी, कर्नल भी, वेटनरी डॉक्टर भी है, तो वो बहुत ज्यादा ख्याल करते हैं। हमारी डाइट का शुरू से बहुत ख्याल रखा है। हमारे अकाउंट में बैलेंस हो या ना हो, हमारे डाइट का मैं कहना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से कि डाइट पर ध्यान दें। ये सही बात और इसके लिए थोड़ी तगोदो करनी पड़ती है। इसमें अगर आपको समटाइम्स ये लगता भी है ना कि नहीं आपके ज्यादा पैसे लग रहे हैं डाइट पे, तो आप ये सोच लीजिए कि आपकी हेल्थ से बढ़ के कुछ चीज है नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं आपकी हेल्थ पे हो रही है, बजाय इसके आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे, इलाज कराएंगे, पैसा भी लगेगा, डबल पैसा निकलता है और जॉब भी नहीं कर पाएंगे, आप कमा भी उस तरीके से नहीं पाएंगे, डबल पैसा निकलेगा, पैसा आएगा ही नहीं। पैसा आएगा ही नहीं क्योंकि आप कमा नहीं सकेंगे। जो आपकी सेविंग्स है वो सारी इन्वेस्ट करें, अच्छा खाएं पिए, उस पर पैसे लगाएं, कोई मसला नहीं है। और एक्सरसाइज करें। अब बात है कि सर लोग एक्सरसाइज भी नहीं करते ना, लोग 9 to 5 जॉब भी कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, गाड़ी पे निकले, दही लेने गाड़ी पे वापस आ गए, फोटोकॉपी कराने भी गए, गाड़ी पे गए। छोटे छोटे काम के लिए हम गाड़ी निकाल लेते हैं, या बाइक पे या किसी भी तरह से हम वॉक नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते। दैट्स व्हाई 40-47 साल की उम्र में हमारा हाल जरा खराब हो जाता है, जरा नहीं काफी खराब हो जाता है। सो क्या आपने किस बारे में क्या किया अपार्ट फ्रॉम द डाइट थिंग? अच्छा, एक तो हमारा ना, क्योंकि आपने जिस तरह आपको पहले भी बताया कि मेरी पूरी फैमिली के इस पर है, तो हमारा स्पोर्ट्स थोड़ा सा रुझान तो रहा ही शुरू से। दूसरा ये कि एक मैं बड़ा इसको भी बड़ा छोटा सा फार्मूला करके, असल में हम लोग ना फार्मूला बड़ा गलत सा बताते हैं कि आप सुबह उठ कर वॉक करने चल जाएं और ये करने, वो फिर लोग बेचारे लेट, वो सुबह एक दिन जाएगा, 2 दिन नहीं जाते, कहते जाते ही नहीं है, चूंकि उसने कहा सुबह वॉक करें, सुबह कर नहीं किया तब नहीं करते जी, तीसरे दिन वो जा सकता ही नहीं है। यानी कि आप 2 दिन कर लेंगे, तीसरे दिन आपकी वो, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल नहीं है, हमें रियलाइज करना चाहिए कि हमारा लाइफस्टाइल क्या है। सही बात। तो उस सिलसिले में मैं कहूँगा अगर आप हफ्ते में कुछ नहीं कर सकते, हफ्ते में 2 दिन स्पेयर कर लें। ठीक है, 1 दिन से स्पेयर कर लें। एक हफ्ते में 1 दिन स्वेट आउट करेंगे, 2 दिन कर लें, तो आपकी बॉडी खुद ब खुद ट्यून अप होनी शुरू हो जाएगी। इतना मुश्किल नहीं है। सुबह जब आप घर से निकले, ब्रेकफास्ट घर से करके निकलें, बिल्कुल ठीक है, हफ्ते में 2 दिन गेम कर लें, आपकी जिंदगी में विजिबली फर्क आएगा। थोड़ा सा टाइम निकालें जी अपने लिए। ये भी नहीं कह रहे कि रोज निकालें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम भी निकालें, ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक, तो दैट्स वेरी नाइस। आपकी उसमें हेल्थ हो जाती है अच्छी। अच्छा, एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये कि देखिए हम ना फिटनेस को लेके भी अनरियलिस्टिक बहुत मुश्किल जिंदगी बनाने की वाकई मैं वाकई सुन रही होती हूँ कि दिन के टाइम, अगर किसी के पास टाइम है और वो दिन के वक्त जाके वॉक कर रहा है, तो उसको इर्द गिर्द बताया जा रहा होता है नहीं जी, वॉक तो सुबह की होती है 5 बजे की। हर कोई नहीं उठ पा रहा होता, बिकॉज़ हर एक का लाइफस्टाइल डिफरेंट है। तो जब इससे बेहतर ये है कि जब मौका मिले कर लें, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। और एक्सरसाइज ने ये आपको बताया था नहीं कि आपने 5 बजे करना है, ये तो आपकी हड्डियों को पता नहीं। इसमें एक बात और भी है ना, अच्छा इस पर तो बड़ा फोकस कर लेते हैं कि नहीं जो सुबह की एक्सरसाइज करनी है, वो जो कहते हैं कि सुबह जल्दी नाश्ता करना है, दोपहर को कम खाने, रात को ना ही खाएं तो बेहतर है, उस पर फोकस नहीं करते। वहाँ हम चलते हैं बिल्कुल ऑपोजिट, वहाँ हम दावतें भी रात की हैं, मुल्कन गज़ाएं भी रात की हैं, बारबेक्यू पार्टीज भी रात की। बहुत अच्छा, चुप कर। और वो वाली नहीं, बिल्कुल आप ठीक है। वो आप लोग समझ गए, इस वक्त भूख भी लग रही है हमें। अच्छा, टेनिस थिंग, उसके फिरोग के लिए आप क्या करें? अपनी फैमिली को तो आपने फोकस कर लिया, अबू बकर को माशाल्लाह अपने यहाँ तक पहुँचाया, अल्लाह उससे बहुत इज्जत दे, बाकी बच्चों को भी, लेकिन उसके लिए ओवरऑल आप क्या करें कि बाकी भी जरा टेनिस की तरफ आए? जी, एक तो मैंने जिस तरह मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहा हूँ, ये मैंने बताया, बल्कि प्रोजेक्ट क्या मेरा तो सीधा है कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर को हम ला रहे हैं, गवर्नमेंट से करेंगे। दूसरे के पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन में भी एसामुल हक ने, हमारे मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, उन्होंने चार्ज संभाला एज ए प्रेसिडेंट। और पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन इज डूइंग माशाल्लाह, पहले भी अच्छा कर रहे थे, अभी मजीद बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे भी फॉरेन कोच उन्होंने बुलवाए थे, बच्चों की ट्रेनिंग करे, और हमारे बच्चे इसीलिए भी रिसेंटली इसी रमज़ान शरीफ में जीत करके आए हैं 22 मुल्कों में, मलेशिया में, तो नंबर्स बड़े अच्छे आने शुरू हो गए टेनिस में। और मैं ये फोर्स ही कर रहा हूँ कि टेनिस इज गोइंग टू बिकम द सेकंड पॉपुलर गेम इन पाकिस्तान आफ्टर क्रिकेट। रियली? जी हाँ सर, लेकिन ज़्यादा इसका रुझान हमें फोर्सेस के सेटअप में नजर आता है, हमें बाकी सिविल जगहों पे बहुत कम नजर आता है ऐसी फैसिलिटीज का होना, या लोगों के लिए एक्सेसिबिलिटी का होना। पोश इलाकों की अगर बात की जाए, वहाँ पे होता है, जिस तरह नई सोसाइटीज डेवलप हो रही हैं, जो आप इससे ब्रेक से पहले बात करें, पैडल का रुझान अक्सर हम देख रहे होते हैं, वो भी सारे जो कोर्ट्स बने हुए हैं, सारी चीजें, वो हमें इन जगहों पे ज्यादा दिखती जी। वो मैं ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पहले ऐसे ही था कि फोर्सेस के पास ज़्यादा, क्योंकि फोर्सेस ने तो अपना पूरा सेटअप बनाना होता है, उसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। मगर जो टेनिस खेलना चाहता है, अब बहुत सारी फैसिलिटी डेवलप हो गई है। पंजाब गवर्नमेंट ने लाहौर से बेसिकली मेरे बिलोंगिंग है, अभी पंजाब गवर्नमेंट ने हमारे नश्तर में बहुत अच्छे कोर्ट्स बने हैं, बागा जनाब में बहुत अच्छे कोर्ट्स हैं, और वेरी नाइस। एंड जो भी खेलना चाहता है उसके लिए ये नहीं है कि उसको कोर्ट नहीं मिलेगा। और ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट बड़ा सपोर्ट कर रही है इसको और फैसिलिटीज बना रही है। अभी सबीन ने भी पैडल टेनिस का रुझान बड़ा बढ़ गया है लाहौर में, तो खैर बहुत ही ज्यादा है पैडल टेनिस का रुझान। हम देख रहे हैं कि शाम को यंगस्टर स्पेशली पैडल टेनिस खेल रहे
हैं, इस्लामाबाद में भी आया है लेकिन उस तरीके से जिस तरह लाहौर में है। ये कहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हो गया? पैडल का ये कि पैडल ने ना, पैडल इज इजी टू प्ले एज कम्पेयर टू लॉन टेनिस। लॉन टेनिस में बॉल कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है और उसमें थोड़ा अम्यूजमेंट ज़्यादा है और अट्रैक्शन भी ज़्यादा है, और वो ये बड़ी अरसे के बाद दुनिया में एक नई गेम इंट्रोड्यूस हुई। ये भी आप देखें, अगर आप इसको अभी आप इस बात पर गौर करें कि इससे पहले आपने कोई गेम देखी है कोई नहीं आई हो, नहीं। तो ये बड़े अरसे के बाद दुनिया में कोई गेम आई है, इसकी एक्सेप्टेंस हो गई है क्योंकि इट्स इजी टू प्ले, इट्स मोर फन, और इसको इन्होंने इतना अट्रैक्ट किया, इसके अंदर प्राइसेस बड़े अच्छे डाले हैं जिसकी वजह से लोगों का रुझान उसकी तरफ भी हो रहा है। आपने नहीं खेली ना? मैं पैडल, मेरे पास रैकेट है लेकिन मैं खेलता इसलिए नहीं कि वो फिर हमारे हाथ को खराब होने का। मैं वाज अबाउट टू आस्क कि आप अगर खेलेंगे तो आपका सारी जो मेहनत ना वो जाया हो सकती है, वो क्योंकि इट्स मोर लाइक वो ज्यादा कैजुअल है, थोड़ा सा कैजुअल। दूसरा कि आप, क्योंकि हम ऑलरेडी एक प्रोफेशनल हमारी उसकी हमारे, तो हमारे वो थोड़ा आर्म, हमारा थोड़ा स्टांस खराब हो सकता है, ये हमारे बैक ऑफ माइंड में जा सकता है, इसलिए फिर हम उसको अवॉइड करते हैं। ऑलराइट, अच्छा क्या ऐसा होता है कि अच्छा जैसे बास्केटबॉल से मुतालिक कहते हैं कि हाइट हो तो आपको एज मिलता है, बास्केटबॉल खेलते हैं, इस तरह हर स्पोर्ट्स से मुतालिक आपको एक होता है कि अच्छा इसमें ये स्ट्रेंथ्स हों तो ये अच्छा प्लेयर बन सकता है किसी स्पोर्ट्स का। टेनिस के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है इन योर ओपिनियन? अच्छा, मैं आपको एक स्पोर्ट्स की ये भी एक बड़ी वैलिड बात है कि हर पेरेंट बच्चा, अगर आपने किसी पेरेंट ने अपने बच्चा टेनिस में डाल दिया, स्पोर्ट्स में डाल दिया, किसी स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो वो चाहता है हर सूरत दुनिया का नंबर 1 ही बने। सही है। वेराज के अगर स्टडीज़ में वो है तो वो कहता है अच्छा बस या डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, जहाँ मर्जी फॉल करे, मगर स्पोर्ट्स में हम वो नॉट लेस देन नंबर 1 से सेटल होना नहीं चाहते। तो ये बड़ा जरूरी, एक रियलिस्टिकली आपको बहुत जाना पड़ता है कि भाई मेरा कौन सा बच्चा कहाँ तक पहुँच सकता है। तो टेनिस की अगर पर्टिकुलर बात करें तो टेनिस के अंदर जारी बात डेफिनेटली तो हाइट तो बहुत ही मैटर करती है, एंड्योरेंस बहुत मैटर करती है, आपकी स्टेमिना, और फिर टेम्परामेंट अगर आप में नहीं है तो आप टेनिस में जो, क्योंकि टेनिस शायद आपको बताता चलूं कि वन ऑफ द मोस्ट प्रेशर वाली गेम इन द वर्ल्ड। अच्छा, बॉक्सिंग के बाद शायद इसका सेकंड नंबर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब देखें बॉक्सिंग बॉडी कॉन्टैक्ट, इसके अलावा भी बहुत सारे गेम्स हैं, मगर टेनिस में बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, जो प्रेशर को ले लेता है, और ये अल्लाह की तरफ से नेचुरल होता है। बहुत बहुत अच्छे प्लेयर हैं जो प्रेशर को वो दैट मींस एक तो है कि नेचुरली अगर आपके अंदर है प्रेशर हैंडलिंग तो यू कैन बी गुड प्लेयर, अदरवाइज अगर नहीं भी है तो टेनिस की वजह से डेवलप हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपने पेशेंस डेवलप करनी है, प्रेशर हैंडलिंग डेवलप करनी है, टेम्परामेंट डेवलप करना है, टेनिस खिलाएं। आप यकीन नहीं करेंगे कि वही वाला प्लेयर होता है जो कि ऐसी शॉट्स लगा रहा होता है, जब मैच क्लोज पहुंचता है तो वो एरर करना शुरू करता है। दुनिया में भी देखेंगे कि काफी ऐसा तो बहुत ज्यादा इसको प्रेशर हैंडलिंग इसमें एक बहुत आंसर है तमाम चीजों के साथ। अच्छा, अब अगर देखा जाए, अब मुझे लगता है कि चीज़ें बदल रही हैं और एक पॉजिटिव वे में बदल रही है, क्योंकि अब क्रिकेट का क्रेज, जो क्रिकेट भी इंपॉर्टेंट है, वो भी एक खेल है हमारा, लेकिन जो नहीं देखते, जो नहीं खेलते, वो मतलब किसी और खेल की तरफ जाना चाहते हैं ना। और दूसरी बात देखें शुएब, खेल तो खेल है ना, और भी तो कितने खेल हैं, बिल्कुल सही बात। आप अपने बच्चों को उसकी तरफ भी तो ले जा सकते हैं ना। सो क्या अब आप रुझान देख रहे हैं पेरेंट्स का कि वो बच्चों को जब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात हो रही है, तो स्पोर्ट्स की बात हो रही है, तो क्रिकेट के अलावा बाकी जैसा टेनिस है, फुटबॉल है, इस तरह से बच्चों को आगे मोटिवेट कर रहे होते हैं? जी मैं बताऊं, अभी तो ऐसा, एक तो क्रिकेट की पहले बात करते चलूं, क्रिकेट पे लोग काफ़ी ज़्यादा इस पर थोड़ा क्रिप भी करते हैं, थोड़ा सा कहते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं, एक हम होस्ट थे, थोड़ा हार भी गए, कोई बात नहीं, मगर क्रिकेटर्स दे हैव अर्न दिस रिस्पेक्ट, और आई बॉल्स की इतनी आई बॉल्स की कैचिंग है कि लोग उनको स्पॉन्सर भी मिलता है। मैं लोगों से कहता हूँ जिस दिन आप टेनिस में टॉप, देखिए हमारी क्रिकेट टीम टॉप 5 में, टॉप 10 में हमेशा रहती है। जिस दिन आप टेनिस में टॉप 5 में आ जाएंगे तो सारे के सारे मीडिया आपकी तरफ आ जाएगा। एक तो ये बड़ी ज़रूरी बात है। दूसरा, जो बच्चों वाली बात करूँ, बच्चों पे तो लोग अब इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि वो इस स्क्रीन से इतना तंग है कि वो कहते हैं इवन अब आप कैरम बोर्ड खेल लें घर पे, खेल लें बस। पहले हमें लोग कहते हैं कि तुम अगर हम चेस खेलते तो हमें पेरेंट्स कहते हैं कि तुम इतना टाइम ज़ाया करते हो, इतना टाइम। अब लोग कहते हैं जो लूडो भी उस पर आ गई है सर, आपकी ना ये स्क्रीन पर आ गई है। तो अब तो लोग पेरेंट्स वेरी टची अबाउट दिस कि यार ग्राउंड में चला जाए, और ग्राउंड में उसको आप ग्राउंड पे भेजें, ट्रैक पे भेजें, वो रनिंग करे, जॉगिंग करे, झूलों पे जाए, तितली के पीछे बच्चों को भगाएं, जुगनू के पीछे भगाएं, मगर ये तमाम की तमाम चीज़ों में बहुत एक पॉजिटिव वाइब्स को एब्सोल्युटली हो जा रहा है। आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, उसका इंपैक्ट आपकी मेंटल हेल्थ पे भी होता है, उसका आपका पढ़ाई पे होता है, पूरे घर का माहौल अच्छा हो जाता है। माहौल अच्छा हो जाता है। वैसे भी जितने इश्यूज डेवलप हो रहे हैं ना स्क्रीन टाइम की वजह से, वो ऐसे कम हो जाते हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक की जानिब जी, एब्सोल्युटली ब्रेक लेते हैं, वापस आते रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद। पैसा, ये एक ऐसा मामला है जिस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। पैसा कैसा मामला है? पैसा एक ऐसा मामला है जिस पे लोग ज़्यादा बात कर रहे होते हैं कि कैसा पैसा, कैसा पैसा मतलब
कितना पैसा, कैसा कमाया, कैसे कमाया, क्या कमाया, कैसे पैसा आया जाए, कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे पैसा कमाया जाए, नहीं छोड़ो छोड़ो पैसे को, कैसे डॉलर कमाया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें पाकिस्तान में डॉलर कैसे लाया जाए, चलें इस पे यूँ रख देते हैं। बहुत से नौजवान जो इस वक्त हमें सुन रहे होंगे, बहुत से पेरेंट्स जो हमें इस वक्त सुन रहे होंगे, और वो सोच रहे होंगे अपने बच्चों से मुतालिक कि वो क्या स्किल हासिल करें कि वो डॉलर्स में कमा सकें। सो डॉलर्स में कमाने के लिए आज हमारा ये सेगमेंट है कि आप कैसे डॉलर्स में कमा सकते हैं। और जिस शख्सियत ने हमें आज ज्वाइन किया, उनका वसी तजुर्बा है माशाल्लाह इस फील्ड में, कैसे उन्होंने डॉलर्स कमाए, यानी 2016 से लेके वो काम कर रहे हैं यूएस की मार्केट में। इस्लामाबाद में वो बेस्ड हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में उनकी टीम्स जो कि काम कर रही होती हैं। तकरीबन 30 मिलियन डॉलर पर ईयर माशाल्लाह, पर ईयर इसका रेवेन्यू जो है वो इन्होंने हासिल किया। और इसके अलावा जो जॉब की हम बात कर रहे होते हैं ना कि हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आप जॉब्स क्रिएट करें लोगों के लिए, तो बहुत सारे हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए उन्होंने जॉब्स भी क्रिएट किए। एब्सोल्युटली, उनके रास्ते दिखाएं कि अच्छा आप इस तरीके से पैसा कमा सकते हैं, डॉलर्स कमा सकते हैं। अच्छा, कौन कौन से कोर्सेज हैं जो कि कराए जा रहे हैं? ये कितनी अच्छी बात है कि वो खुद तो कमा रहे हैं, खुद तो उनकी कंपनी माशाल्लाह ग्रो कर रही है, वो बहुत से लोगों के लिए रास्ता बना रहे हैं और कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप कोर्सेज करें, बस करें, सीखें, कमाएं, दैट्स हिज पैशन एक्चुअली। सो आज मैं वो ज्वाइन कर चुके डॉक्टर ज़काल मुस्तफ़ा सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। सो गुड टू हैव यू। आपकी अपनी जर्नी ये कैसे स्टार्ट हुई? ये आपने कैसे सोचा कि ठीक है यूर एन इंजीनियर, लेकिन आपने कहा ठीक है वो मेरी फील्ड है इंजीनियर, आपने पीएचडी भी माशाल्लाह इंजीनियरिंग में की, लेकिन आप फिर आ गए ई कॉमर्स की तरफ, ज़रा डिफरेंट फील्ड है। सो कैसे स्विच किया? सो 2002 से मैं एकेडेमिया में ही था, इंजीनियरिंग के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में टीच किया, लेकिन फिर 2016 से हमने ये वाला वेंचर शुरू किया। हमने ये सोचा कि हम क्या करना चाहते हैं, हम बिज़नेस में आना चाहते थे, लेकिन हमारा पॉइंट था कि हम क्या चीज़ करना चाहते हैं। देयर वाज सो मेनी थिंग्स जो कि हम बिज़नेस में कर सकते थे, लेकिन हम एक ऐसा बिज़नेस करना चाहते थे जो ना सिर्फ ये कि हमारे लिए बिज़नेस अपॉर्चुनिटी हो, बल्कि वो और भी बहुत से लोगों को अनेबल करें। सो हमने बड़ा सोच समझ के ऐसा पूरा सेटअप बनाया जिसमें हमारी 99% हायरिंग सारी पाकिस्तान से है और हमारा जो फ्रंट एंड है वो सारा यूएसए में है। सो ऑल दो कि हमारा वहाँ पे ऑफिस है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों और जो लोग यहाँ पे हमें ज्वाइन करें उनकी कॉन्टीन्यूस लर्निंग हो, उनकी कॉन्टीन्यूस ग्रोथ हो। तो जो पूरी कंपनी का सिस्टम बनाया गया वो इसी तरह से है कि वो ना सिर्फ ये कि एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी हो, बल्कि वो एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी लोगों को पोस्ट हो सके। ये बहुत अच्छी बात है कि एक सोच के साथ आपने बनाया कि ना सिर्फ ये कि जी आपको फ़ायदा हो रहा है फाइनेंशियली, आप पैसा कमा रहे हैं, बल्कि ये कि बाकी लोग भी पैसा कमाएं, बाकियों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सके। एंड स्पेशली जो फ्री कोर्सेज की आप बात करें वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको भी तो लॉस हुए होंगे शुरू में, बिकॉज ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे बैठ के हम यहाँ पे बात करें ना कि पर ईयर $30 मिलियन का रेवेन्यू, ये बातें कह रहे हैं हम अभी, लेकिन उसके पीछे एक जर्नी है आपकी। यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो डेफिनेटली हमने बिज़नेस की जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो 2008 से एक्सप्लोर करना शुरू कर दी थी, और उसमें बहुत से पहले भी वेंचर शुरू किए थे, बहुत से स्टार्टअप्स किए जिनमें नाकामी भी हुई, उनमें लॉसेस भी हुए। हाउएवर ये 2016 वाला जो था ये ओवरऑल एक्यूमुलेटिवली प्रॉफिटेबिलिटी में गया। और डेफिनेटली इसके अंदर भी डाउन टाइम्स आते हैं, कोरोना के टाइम पे डाउन टाइम आया, बीच में आ जाते हैं, सप्लाई चेन के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो अप एंड डाउन तो चलते रहते हैं। कोविड में तो ई कॉमर्स बूस्ट नहीं हुआ? लेकिन शुरू में डाउन हुआ था। अच्छा। एक डिप आई थी और उसके बाद फिर स्टेबिलिटी की तरफ गया था। हाँ, उसके बाद कोरोना के बाद तो ओवरऑल ई कॉमर्स, क्योंकि अब फ्यूचर तो ई कॉमर्स का ना, तो हमने जब बिजनेस भी शुरू किया तो हमारा पॉइंट यही था कि एक ऐसा बिजनेस हो जो कि फ्यूचरिस्टिक बिजनेस हो और जो कि टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर चलाया जा सके। दैट्स वाई हम ई कॉमर्स में आए थे। अदरवाइज तो आप कोई ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर भी खोल सकते थे, कोई मॉल भी खोल सकते हैं, लेकिन ये वाला एक ऐसा बिजनेस है जो कि फ्यूचरिस्टिक है। और जनरली भी 2015 से 2020 के दरमियान जितने लोग ई कॉमर्स में आए हैं, एक्सेल किया उन्होंने। Exactly. शायद वो राइट टाइम था टू स्टार्ट दिस एक्चुअली। एग्जैक्टली। और जिसने उसका एहसास किया उसने फिर देखें खुद भी कमाया है और उसकी कंपनी ने ग्रो भी किया है और उसने लोगों के रास्ते आसान भी किए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि जब ये बात की जा रही होती है ना कि अच्छा ये दौर बदल रहा है, अब इस चीज़ का दौर है, तो आप ये बजाय इसके आप कहने नहीं मेरी तो डिग्री इसकी है और मैं तो मेरा प्रोफेशन ये है, मैं स्विच नहीं करूँगा। स्विच कैसे करें? अच्छा, मैंने बड़े लोगों को देखा इस तरह से, वो ना मतलब एक ही जगह पर ना उनकी ग्रोथ हो रही है, थोड़ी सी सैलरी मिल रही है, काम कर रहे हैं और गुजर बसर भी नहीं हो रहा ना, मुश्किल हो रहा है। एक ये कि एक तो होता है ना कि ठीक है अपनी फील्ड में थोड़ी सैलरी है, लेकिन क्योंकि आप अपने काम से बहुत खुश है तो आप थोड़े में भी मैनेज करें, यू आर हैप्पी विद दैट। जिन लोगों की बात करिए, दे आर नॉट इवन हैप्पी विद देयर जॉब्स एंड देयर इनकम।
तो उसमें तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्सप्लोर करें, यू शुड एक्सप्लोर, यू शुड एक्सप्लोर इन अ वे कि जिसका फायदा हो आपको, जिसकी उस वक्त वाकई सिचुएशन में बहुत ज़्यादा उसको बूम मिल रहा है, वो एक्सेल कर रही है वो फील्ड, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक्सप्लोर भी वो वाली चीज़ करनी चाहिए, बंदे को ये एक्सप्लोर करना चाहिए कि किस चीज़ में उसका पैशन है। और जैसे कि आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि आदमी ने बाज़ का इंजीनियरिंग की होती है। हम 3 पार्टनर्स हैं, हम तीनों ने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है हमारी, लेकिन हम जो है वो मैनेजमेंट वाली साइड पे और सप्लाई चेन वाली साइड पे, आपको पता था कि फ्यूचर है इसका। हाँ जी, फ्यूचर इसका और इंटरेस्ट भी थी, इंटरेस्ट भी था। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने इंटरेस्ट को जॉब मार्केट से अलाइन करें, कि आपका इंटरेस्ट है उसको आप अलाइन करें कि इस वक्त मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है। अब ये भी नहीं हो सकता कि सिर्फ आप इंटरेस्ट पे भी चलते रहे, नहीं सिर्फ एक तरफ भी नहीं जा सकते, और ना कि इंटरेस्ट तो नहीं है लेकिन जो कि जॉब रिक्वायरमेंट तो मैं कर लेता हूँ, ये भी नहीं हो सकता। अलाइन करना है आपने, आपको वो स्वीट स्पॉट ढूंढना होता है जिसमें कि वो सारे फैक्टर्स आ रहे हैं। अब ये देखिए ना कि इसमें कितना इंपॉर्टेंट है कि आप ही की फील्ड में नहीं, ई कॉमर्स में डिफरेंट तरह के कोर्सेज हैं। Exactly. अब वो हर बंदा अपने इंटरेस्ट के मुताबिक उस कोर्स को अगर कर लेगा तो वो अपने इंटरेस्ट को अलाइन कर लेगा। कोर्सेज कौन कौन से, जो आपने बताया ब्रेक में भी कि फ्री कोर्सेज आप कराते हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, कैसे कौन अवेल कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात। सो हमारे ना 4 टाइप्स के कोर्सेज हैं, जिसमें एक तो ई कॉमर्स का कोर्स है जिसमें हम वर्चुअल असिस्टेंट बनाते हैं लोगों को, यानी कि ये वो वाला कोर्स होता है जो हम कर रहे हैं वही हम लोगों को सिखाते हैं। और उसमें यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से लेकर PhD तक के लोगों ने वो कोर्स अटेंड किया। हमने तकरीबन मोर देन 1000 लोगों को उसमें ट्रेन किया है। और एक तो वो वाला टाइप का कोर्स है। दूसरा जो है वो डाटा एनालिटिक्स का कोर्स है, क्योंकि अब हर एरिया जो है वो चाहे ई कॉमर्स का एरिया हो, चाहे इंजीनियरिंग का एरिया हो, मेडिसिन का हो, उसमें डाटा एनालिटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो हमारा एक बहुत फ्लैगशिप प्रोग्राम है डाटा एनालिटिक्स का। और इसी तरह से वो लोग जो बिज़नेस एक्यूमेन जिनके अंदर है और वो ऑलरेडी डिफरेंट बिजनेसेस रन करते हैं और अब वो इस ई कॉमर्स वाले बिज़नेस में या अमेज़ॉन वाले बिज़नेस में आना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमारा एक प्रोग्राम है स्पेशलाइज्ड। Does that mean कि कोई as such specific prerequisite नहीं होता कि आपकी ये डिग्री होनी चाहिए तो ही आप ये कोर्स कर सकते हैं? नहीं, रिक्वायर्ड स्किल सेट होना चाहिए और इंटरेस्ट होना चाहिए। हम जब भी उसके लिए सिलेक्शन करते हैं तो हम उसमें उनका एप्टीट्यूड देखते हैं और उनकी इंटरेस्ट देखते हैं, उनके पैशनेट होने वाला एलिमेंट देखते हैं। अगर उनकी उसमें इंटरेस्ट हो, उसमें उनका पैशन हो, उनकी कमिटमेंट हो, तो फिर हम करते हैं। गाइड भी करते हैं थ्रू Exactly. अगर, क्योंकि हम हो गाइड सकता भी है कि इतने सारे ऑलरेडी फील्ड्स आप लोग कोर्सेज करवा रहे हैं और कोई कहता हो मैंने फलाना भी कर सकता फलाना भी, लेकिन आपको पता है कि उसमें पोटेंशियल क्या और उसे जाना क्या किस लिए चाहिए। तो हम ना सिर्फ ये कि उनको कोर्सेज करवाते हैं, बल्कि कोर्सेज के दौरान बड़ा रिगरस किस्म का उनके ऊपर चेक भी रखते हैं। क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं तो हम समझते हैं कि अगला बंदा भी कमिटमेंट के साथ है। सो डेफिनेटली वो लोग जो अपनी फॉर ग्रांटेड ना लें, और जो कि अपनी कमिटमेंट शो नहीं कर पाते फिर उनको कोर्स से ड्रॉप आउट भी करते रहते हैं। सो दैट के फिर आखिर में जो बैच बचता है वो फिर वो लोग होते हैं जो कि एम्प्लॉयबल होते हैं, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो फिर जाकर अपना भी सेटअप बना सकते हैं या पास भी काम कर सकते या जॉब, हाँ हमारे पास भी सेटअप में भी काम कर सकते हैं, किसी भी सेटअप। अगर कोई एग्जांपल आप देना चाहें या एवरेज कि फॉर एग्जांपल एक नौजवान जिसने अभी ग्रेजुएशन की है, उसने आपके पास ये स्किल सेट हासिल किया, एक सर्टिफिकेट लिया, एक कोर्स किया, उसने या तो अपना सेटअप स्टार्ट किया या उसने कहीं पर जॉब किया आपके पास है किसी और सेटअप में, जो कि बहुत से इदारे अब काम कर रहे हैं अमेज़ॉन पे भी और अदरवाइज भी कॉमर्स पे। सो एवरेज क्या होता है, कितना कमा लेता है, कितने डॉलर्स कमाना एक एवरेज होता है आप लोग? ऑन एवरेज जो है वो 100K अबव जो है रुपीज़ में वो इतना अर्न कर सकते हैं, अगर वो एक हम्बल तरीके से भी शुरू करना चाहें, लेकिन डेडिकेशन अगर उनकी हो तो इतना वो कर सकते हैं। लेकिन मेन जो चीज़ है वो ये होता है कि वो अपने साथ में स्किल्स ग्रो करते रहें। जैसे कि हमने भी अपनी कंपनी के अंदर ना सिर्फ ये कि ई कॉमर्स वाली कंपनी बनाई है, बल्कि जो हमारा HR डिपार्टमेंट है वो फर्दर 5 सब डिपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल है, क्योंकि हमारा फोकस जो है वो पाकिस्तान में इम्पैक्ट क्रिएट करने का है। और इम्पैक्ट को हम 2 हिस्सों से मेजर करते हैं, एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट करते हैं पाकिस्तान में और एक ह्यूमन डेवलपमेंट के इम्पैक्ट को देखते हैं। सो हमारी कंपनी के अंदर जो HR डिपार्टमेंट है उसके अंदर पीपल डेवलपमेंट का सब डिपार्टमेंट है, जो कि लोगों की ग्रूमिंग के ऊपर और उनकी ग्रोथ के ऊपर, उनकी कॉन्टीन्यूस लर्निंग पे फोकस कर रहा होता है, उनके सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस कर रहा होता है। इसी तरह से हम ये चाहते हैं कि जो लोग हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं वो इंगेज रहें, वो पैशनेट रहें, वो मोटिवेटेड रहें अपने काम के साथ, उनकी मेंटल हेल्थ की केयर की जाए। तो उसके लिए हमारा इंगेजमेंट का डिपार्टमेंट है। सो पीपल इंगेजमेंट के नाम से वो एक सब डिपार्टमेंट है और कॉन्टीन्यूसली उनकी परफॉर्मेंस भी मेजर हो रही होती है। सो परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एक अलग से डिपार्टमेंट है। तो हमारे ना तकरीबन इस डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स हैं जो कि लोगों की ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हैं। जनरली मिडिल साइज़ की जो कंपनी होती है 150 लोगों की, उसमें 2 बंदे HR के लिए काफ़ी होते हैं, लेकिन हमारी कंपनी में 11 से 15 के करीब रेंज होती है। सो दैट के क्योंकि हमारा जो फोकस है वो एम्प्लॉय सेंट्रिक कंपनी का है, हम सिर्फ कंपनी को
कस्टमर सेंट्रिक नहीं बनाना चाहते, सिर्फ मनी सेंट्रिक या इन्वेस्टर सेंट्रिक नहीं बनाना चाहते, बल्कि हम उसको एम्प्लॉय सेंट्रिक बनाना चाहते हैं। लोगों का वैसे यही होता है कि हम कमा लें, ये बड़ी बात होती है, बट किसी को सिखाना और उस अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना थ्रू आउट। और जिस तरह आप बता रहे हैं कि 12-15 लोग कंपनी में HR के होना, और ऑब्वियसली हर डिपार्टमेंट आप लोगों ने बनाया हुआ है, तो ये बिकॉज इस पर लोग भी हमें देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि जो लोग इस काबिल हैं, जो कर सकते हैं दूसरों के लिए, ये सोच कैसे अपने अंदर डेवलप की तो हम तो ये चाहते हैं कि जो लोग हमारे साथ काम करें, हम उनको इस तरह इंकरेज करते हैं कि वो अपना भी जाकर सेटअप बनाएं। बल्कि हम तो ये समझते हैं कि हमारी कंपनी एक ऐसी मशीन है कि जिसमें इनपुट के ऊपर एक आदमी रॉ फॉर्म में आता है या कुछ स्किल सेट्स लेकर आता है, और जब वो कुछ अर्सा निकाल के हमारी कंपनी से अगर जाना भी चाहे तो वो एक बहुत स्किलफुल पर्सन बन के जाता है। तो हम अपनी कंपनी को एक एग्जाम्पल के तौर पे रिप्रेजेंट करना चाहते थे। जब हमने कंपनी बनाई तो हमने था कि हम एक रोल मॉडलिंग करें और बाकी कंपनीज़ को इनकरेज करें कि वो भी अपने कंपनीज़ में ऐसा माहौल बनाएं जिसमें कि वो लोग जो उनके अंदर आके जॉब करते हैं वो सिर्फ वहाँ पे मनी मेकिंग के लिए काम ना कर रहे हों, 9 to 6 की जॉब के लिए ना कर रहे हों, बल्कि वो वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली लर्न कर रहे हों, एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो सोसाइटी में। जैसे हमने सेगमेंट का आगाज़ किया ना पैसा या डॉलर्स की बात की, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि इस प्लेटफॉर्म से भी हम ये एडवोकेट करते हैं कि जब भी कोई काम कर रहे होते हैं तो वो पहला जो ख्याल है वो पैसा नहीं होना चाहिए। आप पैशनेट होने चाहिए, आपको सोचने कि आपने जो काम करें पर्पसफुल है, मीनिंगफुल है, इम्पैक्टफुल है। पैसा शुड बी द बाय प्रोडक्ट, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कहते हैं कि अच्छा हमें फायदा नहीं हो रहा अब तो अब बीच, और अक्सर शायद वो मंजिल के बड़े करीब भी होते हैं लेकिन डीमोटिवेट हो जाते हैं कि जी हमें पैसा नहीं मिल रहा कुछ, तो बीच में चीज़ को छोड़ देते। इतनी मेहनत की हुई चीज़ जो थ्रू आउट आपने एक बिल्डिंग बनाई हुई होती है, आप अचानक जो है वो जब आप पिलर रिमूव कर देते हैं, आना होता है पैसा तो आप छोड़ देते हैं, साइड में हो जाता है। एग्जैक्टली। तो हमारे साथ जो लोग काम करते हैं ना वो सिर्फ अपने स्किल्स को नहीं इम्प्रूव करते बल्कि अपने वो वाले स्किल्स को भी इम्प्रूव करते हैं जो बिजनेस के अलावा उनकी पर्सनल लाइफ में भी होता है। सो लोग बहुत अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, वो बताते हैं कि उनकी अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर उन सारी चीज़ों के सीखने का क्या फ़ायदा हुआ जब वो उसको अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस डोमेन के अलावा अपनी फैमिली लाइफ में भी इवन उनको कितना फ़ायदा होता है। बहुत से लोग हैं जो हमसे छोड़ के गए और वो अब रब्ता करके बताते हैं कि जो चीज़ें उन्होंने यहाँ पे लर्न की वो उन्होंने कैसे इम्पैक्ट क्रिएट किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम एक एग्जांपल के तौर पे, रोल मॉडलिंग के तौर पे करते हैं और ताकि बाकी कंपनीज भी उसको फॉलो करें, उसको रेप्लिकेट करें, बिकॉज एक चीज़ जब हो जाती है तो रेप्लिकेट करना वैसे भी आसान हो जाता है। अब एक और मामला भी है, मामला ये है कि चूँकि जितना भी आपका काम होता है वो ज़रा यूएस की मार्केट में या बाहर यूरोप की मार्केट्स में होता है, ज़्यादा काम रात का काम होता है। अब ये बड़ा डिस्टर्ब भी कर रहा होता है ना, ज़ाहिर है हमारा रूटीन, आपकी खाने पीने की रूटीन, सोने की रूटीन, यस फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही होती है। फिर नौजवान मेरे बहुत से दोस्त ऐसे जो कि काम करें ई कॉमर्स पे, तो जब मुझे उनसे बात करें तो मैं रात को ही कॉल करता हूँ बिकॉज वो दिन में तो सो रहे होते हैं। सो ये जो रूटीन चेंज हो गई है बहुत से लोगों की जो कि ई कॉमर्स से वाबस्ता है, इसने आपकी पर्सनल लाइफ पे कितना इम्पैक्ट डाला है? तो मैं आपको बताऊँ कि हमारी जो कंपनी है वो वर्क फ्रॉम एनीवेयर के ऊपर है। सो हमारी ऑल दो के जितने 150 के करीब कोलीग्स हैं वो सारे अपने घरों से काम करते हैं। हमने मॉडल इस किस्म का बनाया है कि लोग जो हैं वो अपने घरों से करें। जब हमने कोरोना में ये चीज़ शुरू की थी लेकिन अब हमने उसको फॉर गुड अडॉप्ट कर लिया है। अब वो वही मॉडल है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बोझ भी कम पड़ता है, बट दैट्स अ बाय प्रोडक्ट। जो हमारी जब ये डिस्कशन हुई थी कि हम ये वर्क फ्रॉम होम क्यों करें, तो जिस चीज़ के ऊपर हमने एग्री किया था वो ये था कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होती है, फैमिली टाइम होता है, लोगों के आने जाने का टाइम सेव होता है। अच्छा, बहुत से वर्किंग मदर्स होती हैं जो कि अपने आराम से घर से काम कर लेती हैं। बहुत से लोग हैं जो कि अब पाकिस्तान में किसी भी जगह से काम है, बहुत से लोग हैं जो अभी देहात से, सक्खर के गांव से काम कर रहे हैं, केपी के बहुत से देहात से, तो अब वो लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं और वो अपने घरों में रहकर अपने पेरेंट्स की टेक केयर करते हुए वो कर सकती हैं। वर्किंग मदर्स अपने बच्चों की घर छोड़े बगैर, घर से दूर जाए बगैर, और अच्छा आपने कहा कि समटाइम्स होता है आपके एल्डरली पेरेंट्स होते हैं, आप नहीं छोड़ के उस गांव से जा सकते, आप ब्रेक्स भी ले सकते हैं ना बीच में काम में, जैसे आपने बात की। 1 मिनट में आप अपने ऑफिस में पहुंच जाते हैं और 1 मिनट, हाँ हम ये जरूर कहते हैं कि उन्होंने अपने घर में कॉर्नर बनाया हो, एक ऑफिस बनाया हो, लेकिन प्रॉपर माहौल आपको जरूर फील हो, प्लस ये कि डेडिकेटेड भी हो, फोकस भी हो। ये ना हो कि अगर आपको इतनी लेवरेज मिल रही है इदारे की तरफ से कि आप वर्क फ्रॉम होम करें तो आपके अच्छा चलो मैं आराम से कर लूंगा, एक्सप्लॉइट करें उस लेवरेज को, एक्सप्लॉइट नहीं करना। दूसरी बात है कि देखें फायदा नुकसान दोनों सूरतों में आप हैं, फायदा होगा तो भी आपको, अगर नुकसान होगा तो भी आपको, यू फील वर्क गुड इन अ गुड वे, इन एथिकल वे, कंपनी को अच्छे लोग दोबारा मिल जाते हैं, ये भी जरूरी है। आपको अच्छी कंपनी मुश्किल से मिले। लेकिन ये होता है कि हम जो वर्क फ्रॉम होम वाला मॉडल है ना वो वाला अपनाया, तो इसलिए वो लोग जो बाहर होते हैं वो चाहे किसी भी जगह के ऊपर हों,
वो आपके ऑनलाइन काम कर लेते हैं। सो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फीमेल को बहुत ज़्यादा इनेबल किया। सो इस वजह से हमारी जो कंपनी के अंदर फीमेल्स की रेशियो है वो अराउंड 30% है। सो विच इज़ वेरी गुड एज कम्पेयर टू और सारे एरियाज की बात सारे एरियाज की बात है, सब पूरे पाकिस्तान से। ये जबरदस्त है, बड़ा अच्छा काम माशाल्लाह करें, ऑल द बेस्ट। इसी तरह से आगे चलते रहें, तरक्की करें आप भी, और आपकी वजह से बहुत से और नए नए वेंचर्स भी आए, क्योंकि ज़ाहिर जब आपके पास लोग सीखने आते हैं वो एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे बाद में उभर के सामने आते हैं, अपना स्टार्टअप लेकर आते हैं, अपना काम स्टार्ट करते हैं, बहुत से लोगों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाते हैं, तो ज़ाहिर है वो एक सक्सेस आपको फील होती है, आपको एक अकम्प्लिशमेंट फील होती है। इन्हीं वेंचर्स को करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हमने वो वाले हमारे दोस्त जो कोलीग्स थे, क्योंकि हमारे एक पार्टनर यूएसए में होते हैं, हमने सारा उन्हें जॉब छोड़ के ये वाला काम किया। तो हमारे जो दोस्त यूएसए में थे, हम उनका भी एक डेलीगेशन पाकिस्तान लाए थे, सो दैट कि वो यहाँ पर आके इन्वायरमेंट को देखे। वो वहाँ बैठ के समझ रहे थे कि पाकिस्तान में वो वाली मैन पावर नहीं है, ट्रेंड और अपस्किल्ड मैन पावर नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट था वो खत्म हो जाता है। तो वहाँ से एक डेलीगेशन आया हमारा 2-3 साल पहले, उन्होंने यहाँ पे विजिट किया, पूरी जगहों पे गया, और तो ताकि दोनों लोगों का आपस में कनेक्शन बिल्ड हो सके, और यहाँ के लोगों को जो ट्रेंड लोग हैं वो उन लोगों के साथ उनसे पैसे लें और फिर बिजनेसेस एस्टैब्लिश करें। सो उनका एक आपस में ऐसा लिंक क्रिएट हो। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर इन द सेंस कि उन लोगों के पास जो पाकिस्तान के हैं और बाहर अच्छी अच्छी कंपनीज में हाई रैंक्स के ऊपर जॉब्स कर रहे हैं, उनके पास बहुत पैसे हैं, वो यहाँ पर आकर हमारे जो ट्रेंड लोग हैं उनके साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, अपनी कंपनीज खोलें यहाँ पे, ताकि यहाँ के लोग एम्प्लॉयबल हों। और यहाँ के लोगों की अपस्किलिंग के लिए बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और जैसे कि काम हो भी रहा है। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, बड़ा अच्छा आप काम कर रहे हैं, मजीद आप काम करते रहें, और जाहिर सी बात है इससे हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए जो है वो प्लेटफॉर्म जो है वो एवेन्यूज क्रिएट होते हैं, एवेन्यूज क्रिएट हो जाते हैं। हम बढ़ेंगे ब्रेक की जानिब जी। एब्सोल्युटली, ब्रेक लेते हैं, वापस आते रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और हम हमेशा मसाइल की बात कर रहे होते हैं कि ये मसला है हमारे मुल्क में, वो मसला है हमारी सोसाइटी की हम बात कर रहे होते हैं, बट शायद उसका सोल्यूशन हम में से बड़े कम लोग दे रहे होते हैं। या चले ये होता है कि एक महफिल में बैठे हुए हैं तो हम ये कह देते हैं कि अच्छा फ़लानी चीज़ हो जाती तो ये अच्छा हो जाता, लेकिन हम हमेशा सोल्यूशन दे रहे हो, बात कर रहे हो, डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन हम एक्शन नहीं कर रहे होते। हम कभी भी ये नहीं कहते कि हाँ ये चीज़ अगर हमने सोची है तो ये तो हम भी अपने अपने लेवल पे कर सकते हैं। हमेशा ये चीज़ होती है कि अच्छा हुकूमत को ये करना चाहिए, हुकूमत को वो करे, बट एज अ सोसाइटी, एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हम क्या क्या कर रहे हैं, इस पे रिफ्लेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अहम इशू जिस पे हम अक्सर बात कर रहे होते हैं, हम टॉपिक्स के हम बात करें, बच्चों के हवाले से हम देख रहे होते हैं, हम हमेशा देख रहे होते हैं कि बच्चों के ये मसाइल है, वो उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनकी नीड्स, उनके साइकोलॉजिकल मसाइल, उनके फिजिकल हेल्थ की अगर हम बात करें, सो हम अपने लिए क्या कर रहे होते हैं, अपनी कैपेसिटी में क्या कर रहे होते हैं हमें नहीं पता होता। इसी तरह से हम अपने ख़वातीन की जब बात कर रहे होते हैं, हम कहते हैं जी हमारी ख़वातीन को ये मसाइल दरकार हैं, लेकिन एज अ सोसाइटी हम क्या कर रहे हैं। तो आज ज़रा वो बात करेंगे, उन लोगों की बात करेंगे जो कि एक्चुअली बच्चों के लिए और ख़वातीन के लिए काम कर रहे हैं, हर डोमेन में, हर हवाले से, हर मसले को जिस हद तक जो है केटर किया जा सकता है वो केटर कर रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे में बहुत से इदारे जब काम करते हैं जिसमें एनजीओज भी हैं, INGOs भी हैं, तो आज एक ऐसी INGO से मुतालिक हम बात भी करेंगे। किन्नर नॉर्थ हिल्फे पाकिस्तान और इसकी कंट्री मैनेजर हैं किरण शहजादी साहिबा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ग्रेट। 1978 से गालिबन ये पाकिस्तान में काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, 1978 से। कब कहाँ पे, लाइक पंजाब में, इस्लाम में, और कहाँ पे काम हो रहा है? जी बिल्कुल, हम लोग पंजाब में हैं, हम लोग सिंध में हैं, हम KPK में हैं, और इसके अलावा रिसेंटली हम लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान में भी अपना आहिस्ता एक्सपैंड आपने किया? जी आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल हम एक्सपेंड कर रहे हैं कि जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं हम लोग वहाँ पे पहुँचें। और हम लोग लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, जैसे मैंने बताया कि 3 प्रोविंसेस में लोकल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, तो उनके ज़रिए हम बच्चों और ख़वातीन के लिए काम कर रहे हैं। ओके, हम बच्चों से स्टार्ट करते हैं। बच्चों के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स आप लोगों ने लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनके एजुकेशन के लिए फोकस क्या होता है, किस तरह के, लाइक आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन फोकस होता है, क्या फोकस होता है? जी बिल्कुल, अगर मैं ओवरऑल बताऊं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का फोकस है जो CRC है, चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन है, उसमें बेसिकली 4 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। उसमें इंक्लूडेड है, सर्वाइवल है, डेवलपमेंट है और नॉन डिस्क्रिमिनेशन है। तो हम इन चारों असूलों को सामने रखते हुए अपने काम को इधर पाकिस्तान में कर रहे हैं। और प्रैक्टिकली अगर देखें
देखें तो KNH जो है एक राइट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और राइट्स को अगर लेके चलें तो बच्चों के यहाँ पे बहुत सारे राइट्स हैं। एजुकेशन भी उनका राइट है, हेल्थ भी उनका राइट है, इसी तरह बहुत सारे और राइट्स हैं, लाइक नॉन डिस्क्रिमिनेशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट राइट ऑफ अ चाइल्ड। जी बिल्कुल, तो हम इन सब राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। हम उन बच्चों के साथ काम करते हैं जो कि स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो उनकी अर्ली जो एजुकेशन है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसी तरह हम लोग जो वर्किंग चिल्ड्रन हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे काम कर रहे हैं, चाहे वो वर्कशॉप्स में काम कर रहे हैं या घरों के अंदर काम कर रहे हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह हम एडवोकेसी के ऊपर भी काम करते हैं कि बच्चों के राइट्स के लिए बहुत सारे लॉज मौजूद हैं यहाँ पे, लेकिन अगर कहीं पे नहीं है कोई लॉ तो हम लोग एडवोकेसी करते हैं, गवर्नमेंट के साथ नेटवर्किंग करते हैं कि इस तरह के लॉज लाए जाएँ जो कि बच्चों के हकूक़ के लिए अच्छे साबित हो सकें। हमारे यहाँ बहुत सारे लॉज मौजूद तो हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं जो है नहीं हो। जी बिल्कुल, तो हम उसके लिए भी एडवोकेसी करते हैं कि बच्चों के वो जो कानून मौजूद हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से की जा सके। अच्छा, सिलेक्शन किस तरह से करते हैं? बिकॉज अब देखा जाए बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, बट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की अगर बात की जाए वो हमारे पास इतने सारे, और जिन इलाकों की आप बात करिए वहाँ पर भी अच्छे खासे हैं। कैसे आप लोग सिलेक्शन करते हैं कि हमें इन स्पेसिफिक बच्चों पे काम करना है? जी, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है। हम लोग खुद से अपने प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, बट डिफरेंट लोकल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो हमारे प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जी, इन 3 प्रोविंसेस में। INGOs नहीं कर सकती, हम लोग डोनर ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हम अपने आप को पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक पार्ट ऑफ वर्क कवर कर रहे हैं, दैट इज़ फाइनेंशियल। जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारा पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। और जो आपने बात की कि सिलेक्शन कैसे होती है, तो हम लोग जो जितनी जगहों पे अभी इस वक्त मौजूद हैं सारे रूरल एरियाज ऑफ पाकिस्तान हैं। वहाँ पे जब हमारा पार्टनर काम करना स्टार्ट करता है तो वो इस तरह के एरियाज़ का इंतखाब करता है जहाँ पे वाकई ही बच्चों की अच्छी खासी तादाद मौजूद है जो स्कूल नहीं जा रहे हैं या किसी भी और तरीके से उनके राइट्स की वायलेशन हो रही है। तो इन एरियाज़ के साथ वो हमारे पास आते हैं, एक सिचुएशनल एनालिसिस करके आते हैं, एक सर्वे करके आते हैं, और उस सर्वे की बेसिस के ऊपर हम उनके प्रोजेक्ट्स जो है अप्रूव करते हैं और फिर इन एरियाज़ में वो काम करते हैं। दूसरी चीज़ एक और इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो काम कर रही हैं बच्चों के लिए। हम लोग तब्दीली के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, और इसी तब्दीली के ऊपर बिलीव करते हुए हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के साथ आते हैं। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि हम 1 साल का प्रोजेक्ट देंगे और उसके बाद इमीडिएटली हम एक्सपेक्ट करेंगे कि एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज वहाँ पे उस इलाके के अंदर मौजूद होगा। ऐसा नहीं हो सकता, हम सबको पता है। इसलिए हम 5 to 7 ईयर्स के प्रोजेक्ट करते हैं ताकि 7 ईयर्स के बाद एटलीस्ट, मैं ये फिर नहीं कहूँगी कि 100% वहाँ पे रिजल्ट होगा, बट एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट वहाँ पे तब्दीली देखी जा सकती है। बिकॉज आप जितना टाइम देंगे एक प्रोजेक्ट को उन बच्चों को, ऑब्वियसली उतना ज़्यादा चेंज जो है वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ऑलराइट, अच्छा, रिसेंटली हमने ये भी सुना कि बहुत सी INGOs जो कि काम करें जैसे डोनर ऑर्गेनाइजेशंस, फंडिंग का भी इशू स्टार्ट हो गया है। सो क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन ने भी ऐसा फेस किया, और क्या वाकई इसकी वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान में ऑनगोइंग थे डिफरेंट INGOs के, वो रुक गए हैं? हमारी जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है जी, और हमारी जो ज़्यादातर फंडिंग है वो फिलंथ्रोपिस्ट से आती है, स्पॉन्सरशिप के ज़रिए आती है। 80% हमारी फंडिंग जो है वो मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स जो हैं वो जर्मनी में जी फंड रेज करके वो हमें यहाँ पे भेजते हैं, और 20% हमारी जो फंडिंग है वो थ्रू इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जैसे BMZ का नाम सुना होगा, या गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी जो है उसके ज़रिए आती है। तो एज सच जो US ने अभी जो कट लगाया है अपनी फंडिंग के ऊपर, उसका उन्हीं का ही है ऑब्वियसली। यस, एज सच हम पे एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ, या हमारे प्रोजेक्ट्स जो पार्टनर्स के साथ लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के चल रहे हैं उनके साथ एज सच नहीं हुआ, बट येस जो हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सिर्फ हमारा ही प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि वो और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं मुख्तलिफ डोनर्स के साथ। फ़र्क पड़ा है जी, बिल्कुल फ़र्क ज़रूर पड़ा है। अच्छा, ख़वातीन के हवाले से अगर बात की जाए तो ज़ाहिर बच्चों के हवाले से तो आप लोग काम काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, और ऑब्वियसली इतना वसी काम होगा कि इतने अरसे का इस पूरे सेगमेंट में उसको दरिया को कुएं में बंद करने के बराबर है। ख़वातीन के हवाले से क्या क्या आप लोगों ने किया, और स्पेशली मैं चेंज के हवाले से ज़रूर बात करना चाहूँगी, तब से अब तक कितना चेंज आपने देखा है? हिस्ट्री की ज़रूर बात करूँगी मैं इसके ऊपर कि काम स्टार्ट कैसे किया था, और ये भी ज़रूर शेयर करूँगी कि हमने मदर्स के साथ काम क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि हम तो चाइल्ड फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अक्सर मुझसे ये क्वेश्चन भी किया जाता है।
तो हम लोग काफ़ी अरसे से, जैसे मैंने कहा कि 78 से हम पाकिस्तान में प्रेजेंट थे, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें रियलाइज़ हुआ कि जो राइट्स हम बच्चों को देना चाह रहे हैं, सम हाउ वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग टू देम। एंड द रीज़न जब हम लोगों ने उसके जाने तो पता चला जी पॉवर्टी इज़ वन ऑफ द रीज़न। और फिर जब पॉवर्टी को हमने फर्दर डिग आउट किया तो पता चला जी घर में 2 लोग होते हैं, माँ है और बाप है, और बाप तो काम कर रहा है कहीं ना कहीं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो भी लेबर वर्क ही है उनका। तो जो खातून है शी इज़ जस्ट स्टेइंग एट होम ना, और जो कि बच्चे के लिए फर्स्ट कांटेक्ट भी है, बट वो कुछ भी नहीं कर रही है। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि अगर हम वाकई बच्चे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो टू स्टार्ट समथिंग विद मदर्स। तो फिर अब ये क्वेश्चन आया कि हम मदर्स के साथ तो काम करेंगे बट कैसे करेंगे। तो हम लोगों ने एक अप्रोच वहाँ पे इंट्रोड्यूस की जिसे हम कहते हैं सेल्फ हेल्प अप्रोच, अपनी मदद आपके तहत। इस अप्रोच में हम 3 तरह की एम्पावरमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, डैट इज़ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट। आप इसमें से किसी एक को इग्नोर नहीं कर सकते हो। और फिर इसके ऊपर हमने काम स्टार्ट किया तो नाउ अ डेज वी आर हैविंग 10,000 वुमेन, 10,000 empowered women. I'm not saying confident women, but I am particularly saying empowered women are with us who are mothers of different children's, और जो कि इस प्रोग्राम के थ्रू बेनिफिट हुई हैं। और अभी एक पूरा नेटवर्क ऑफ दिस वुमेन आर देयर, दे आर वेरी मच ट्रेंड। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि ये हमारी एक दिन की इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम लोगों ने सेल्फ हेल्प अप्रोच के ऊपर बैक इन 2005 काम स्टार्ट किया था, और अब हम इस काबिल हो सके हैं कि हम इस तरह की 10,000 ख़वातीन जो हैं वो हमारे साथ हैं। वो आर वेरी मच, इट्स अ बिग नंबर, ये एक बड़ा नंबर है। जो वाकई हम बात करते हैं ना सोसाइटी की, इतने सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं वहाँ पर, तो एक खातून को जिन हालात की आप बात करिए वहाँ से निकालना, उस सोच से निकालना, उनको एम्पावर करना और उसके बाद उनको फैसिलिटेट करना एक बहुत बड़ी बात है। उनकी सोच चेंज करना और उनकी कम्युनिटी की सोच चेंज करना। अब ख़वातीन इस वक्त जो हमें देख रही हैं वो आपके किन प्रोग्राम्स से फ़ायदा उठा सकती हैं, कैसे वो इनरोल हो सकती हैं, क्या क्या आप लोग ऑफ़र करते हैं उनके लिए, थोड़ा इसको भी इलैबोरेट कीजिएगा। जी ज़रूर। एक तो हम रीच आउट खुद से कर रहे होते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारे डिफरेंट पार्टनर्स हैं। इस वक्त हमारे पास 12 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस और 19 प्रोजेक्ट्स हैं इन डिफरेंट एरियाज़ के अंदर। हमारे पार्टनर्स खुद ख़वातीन के ऐसे ग्रुप्स बनाती हैं। तो पहला ग्रुप जो होता है, जैसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, वो 15 से 20 मेंबर्स का एक ग्रुप होता है जिसमें हम कंटिन्यूसली इन 3 एम्पावरमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल। और इस तरह की जब हमारे पास 150 ख़वातीन हो जाती हैं और 8 ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो जाते हैं तो हम एक सेकंड लेवल बनाते हैं जिसे हम क्लस्टर लेवल एसोसिएशन कहते हैं। और फिर इस तरह के जब क्लस्टर लेवल एसोसिएशन 8 हमारे पास हो जाते हैं और उसका हम एक फेडरेशन बनाते हैं जिसे हम पीपल्स इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं, जो टोटली ख़वातीन पे मुश्तमिल होता है। और ये इंतहाई ट्रेंड ख़वातीन होती हैं, क्योंकि मैंने जैसे प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन बताया कि वो 5 to 7 ईयर्स का होता है, तो 7 ईयर्स हम लोग उनको ट्रेन करते हैं। वॉलंटरली है, कोई फीस कुछ भी नहीं है उसकी। रादर वी आर मोटिवेटिंग देम टू डू समथिंग। वी आर इट्स वन ऑफ वेरी ब्यूटीफुल थिंग विच आई वुड आल्सो लाइक टू मेंशन हियर कि हम लोग उन्हें कोई भी हैंड आउट्स नहीं दे रहे हैं। नो मनी इज़ देयर फॉर देम, बट वी आर बिल्डिंग देयर कैपेसिटी सो दैट एट द एंड दे कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉट ओनली देयर ओन फैमिली बट दिस सोसाइटी एंड एट द एंड दिस विलेज एंड एट द एंड दिस कंट्री। बड़ी अच्छी बात है कि आप उसे इतना एम्पावर करें कि वो न सिर्फ पैरों पे खुद खड़ी हो जाए खातून, उसके बाद वो पूरी सोसाइटी को साथ लेकर चले, वो ट्रांसफॉर्म करे, जो उसने हासिल किया वो आगे पास ऑन भी करे। वही बात कहते हैं कि आप एक खातून को अगर एम्पावर करते हैं तो आप जनरेशंस को एम्पावर कर रहे होते हैं। और ये वैसे ही नहीं कही जाती बात, इसका एक बड़ा इम्पैक्ट होता है और इसको समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पहली दरसगाह भी कहा जाता है कि माँ की कोख है। बिल्कुल ऐसे कैंसर, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी। आपका ज़रा बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो और बहुत सी डोमेन्स जिस पे आप लोग काम करें, वो क्लाइमेट चेंज भी उसमें है जिस पे आप लोगों ने काम किया माशाल्लाह। हमें नाजरीन आपसे लेने इजाज़त, उनके वक्त बड़ा मुख्तसर था। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।